हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम सब। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा शानदार चीज की शुरुआत करने वाला हूं। एक ऐसी चीज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं या करना चाहता हूं जो तुम्हारे सिलेक्शन को 100% गारंटी कर देगा। यूनिट एंड मेजरमेंट का माइंड मैप मैं आपको देने वाला हूं। ज्यादातर बच्चे मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं, पर उस मेहनत को संभाल ना पाने के कारण एग्जाम में वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाते जो कायदे से उनको आना चाहिए। वो बहुत अंडर परफॉर्म करते हैं। उनको रिवाइज कैसे करूं, भूल जाता हूं मैं उनको। फॉर्मूलेज जो थे उन फॉर्मूलेज को भूल जाता हूं। कौन कौन स्टूडेंट हैं जिनको ये सीरीज देखनी चाहिए, तो वो सारे स्टूडेंट जो अभी क्लास 11th में हैं, वो सारे स्टूडेंट जो क्लास 12th में हैं, और 13th के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास वैसे ही समय बहुत कम है, वो भी इस सीरीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इनफैक्ट जेई के स्टूडेंट्स भी और नीट के स्टूडेंट भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अच्छा बच्चा जो होता है, जो थोड़ा ज्यादा मेहनती नेचर का होता है, उसको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेकार है, इनमें क्या है, ये तो इन्फॉर्मेटिव, तो याद करने वाले क्वेश्चन है। पर बेटा नंबर तो वो भी उतने ही देता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है उन बच्चों के लिए जिनका बैकलॉग हो गया है, जिनको कुछ पीछे का समझ नहीं आया है, जो चाहते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म में पूरा चैप्टर मिल जाए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम सब। उम्मीद कर रहा हूं कि सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन में जी जान से लगे हुए होंगे। मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा शानदार चीज की शुरुआत करने वाला हूं। बच्चों, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, लगना भी चाहिए। मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे भी लगता था कि जो चीजें, जो टॉपिक हो गए हैं, उनको रिवाइज कैसे करूं, भूल जाता हूं मैं उनको। फॉर्मूलेज जो थे उन फॉर्मूलेज को भूल जाता हूं। जो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी थी, जो अच्छे कंसेप्ट पढ़े थे, जो मेहनत करके सवाल लगाकर कंसेप्ट समझे थे, उन कंसेप्ट को उस समय तो समझ में आ गए थे, पर फिर हम भूल जाते हैं। आगे अगर उसी के जैसे सवाल हमें दोबारा मिलते हैं महीने भर बाद, तो फिर हमारा लेवल वहीं की वहीं, हम वहीं की वहीं अटके हुए अपने आप को महसूस करते हैं। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ अगर हो जाए कि जो हम सीख रहे हैं, जो भी हमारा लेक्चर है, जो भी हमारे कोर्सेज हैं, उनमें जो हम सीख रहे हैं, है ना, वो जो हीरे मोती हमें मिल रहे हैं, वो जो कंसेप्ट हमें मिल रहे हैं, उनको किसी तरह से संभाल कर रखा जाए, जो एज एन इंडिविजुअल स्टूडेंट पर हम छोड़ देते हैं। क्लास में हम बोलते हैं कि जो मेन मेन बातें हैं बताते हैं वैसे तो लेक्चर के दौरान, पर बच्चों से उम्मीद करते हैं कि उन मेन मेन बातों को वो नोट करके रखेगा। करता भी है स्टूडेंट, पर वो लेक्चर कॉपी में नोट होने की वजह से लेक्चर कॉपी इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उसके थ्रू रिवीजन जब करने हम बैठते हैं तो एक तो बहुत सारा समय लगता है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मान लेते हैं न्यूटन लॉ को रिवाइज करना है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है रिवाइज करने में। प्लस ये भी नहीं समझ में आता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम अच्छे से समझते हैं कि इस तरह का बहुत लंबा रिवीजन बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता है, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। राइट, तो क्या किया जाए, इसका क्या सोल्यूशन है। तो मैंने अभी आपको अपना नाम बताया, मनीष शर्मा, मैं आईटी दिल्ली से हूं। तो मैं जब स्टूडेंट था तो ये समस्या मेरे सामने भी आई थी। इसका एक बेजोड़ इलाज मैंने निकाला था। मैंने एक डायरी बनाई थी जिसको मैंने नाम दिया था सिलेक्शन डायरी। इनफैक्ट मेरे पापा ने मुझे सजेशन दिया था, क्योंकि मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उनको तुम सेपरेटली कहीं नोट करो, रादर देन जो मेन कॉपी, जो तुम्हारी मेन लेक्चर कॉपी, उसके अलावा तुम सेपरेटली कहीं उसको नोट करो। जो ऐसी चीजें जो तुम भूल जाते हो, क्योंकि मैं भूल जाता था, इट्स लाइक फॉर्मूले उतने याद नहीं रहते थे ना, खासकर केमिस्ट्री वगैरह में, तो भूल जाता था, फॉर्मूलेज नहीं याद रहते थे, या कंसेप्ट समझ लिए पर फिर दिमाग से स्लिप हो जाते थे। तो एक सेपरेट जगह पर उनको नोट किया जाए तो वो बड़ा फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ रिवीजन। तो मैंने खुद ये काम किया। मैंने खुद एक अलग से डायरी बनाई जिसको मैंने नाम दिया सिलेक्शन डायरी। और जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, पिछले लास्ट 23 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को वो सिलेक्शन डायरी बनवाता हूं। तो आज इस सीरीज के माध्यम से एक ऐसी चीज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं या करना चाहता हूं जो तुम्हारे सिलेक्शन को 100% गारंटी कर देगा, तुम्हारे रिवीजन को बहुत इफेक्टिव कर देगा, और वो है सिलेक्शन डायरी। अब वो सिलेक्शन डायरी में नोट क्या करना है, टॉपिक दर टॉपिक नोट क्या करना है, तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट नोट है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है, एक तरह से माइंड मैप है। तो ये सीरीज, माइंड मैप सीरीज, हम पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर तुम्हारे लिए लेकर आ रहे हैं, सो दैट तुम टीचर, राइट फ्रॉम द टीचर्स माउथ, समझ सको कि किसी टॉपिक में क्या क्या चीजें होती हैं जो रिटेन करने वाली हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिनको वापस बार बार देखना होता है, सो दैट वो जो टॉपिक है और उस टॉपिक में जो मेन मेन बातें हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, सो दैट हम उसका यूज कर पाए, आगे यूज कर पाए। नहीं तो ज्यादातर बच्चे मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं, पर उस मेहनत को संभाल ना पाने के कारण एग्जाम में वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाता जो कायदे से उनको आना चाहिए। वो बहुत अंडर परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो साइंटिफिक तरीके से रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, इस सीरीज के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही इफेक्टिव, अपना अपनाया हुआ और पिछले 23 सालों से कारगर जो मेथड है,
जो मैंने खुद पर्सनली डिजाइन किया और फिर सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूं, वो मैं तुम्हारे साथ इस सीरीज के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं, दिल और जान से शेयर करना चाहता हूं, सो दैट मेरे वो प्यारे प्यारे बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने सपना देखा है, जो जी जान एक कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत है उस पर चार चांद लगे, उनकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़े। तो ये माइंड मैप सीरीज उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें पूरा 11th और पूरा 12th का फिजिक्स का सिलेबस मैं आपके सामने वाया एपिसोड्स एक एपिसोड्स करके मैं लेकर आऊंगा। तो भाई कौन कौन बच्चे हैं जो इस सीरीज से लाभान्वित हो सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट हैं जिनको ये सीरीज देखनी चाहिए? तो वो सारे स्टूडेंट जो अभी क्लास 11th में हैं, वो 11th के टॉपिक्स जो हैं उनको देखेंगे। वो सारे स्टूडेंट जो क्लास 12th में हैं, दैट मीन्स लक्ष्य के बच्चे, और इन जनरल जहां भी पढ़ रहे हैं 12th वाले बच्चे, वो जो जो 11th का उनका पूरा हो चुका है ना, और 12th के जो जो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, आप इस सीरीज को देखें और रिवाइज करें। प्लेलिस्ट के रूप में ये मिल रहेगा हमेशा, आप इसको रेफर कर सकते हैं कभी भी। और 13th के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास वैसे ही समय बहुत कम है, वो भी इस सीरीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इनफैक्ट जेई के स्टूडेंट्स भी और नीट के स्टूडेंट भी इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन जो कंसेप्ट है उन्हीं पर बात होगी, सवालों पर बात नहीं होगी, मेन कंसेप्ट पर बात होगी। तो आप भी इसके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं, आपको भी बेनिफिट होगा। और स्कूल वाले जो बच्चे हैं, जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, वो भी अगर किसी चैप्टर का एक फ्लेवर लेना चाहते हैं कि इस चैप्टर में मेन चीजें हैं क्या, तो वो भी इसको देख सकते हैं। दैट मीन्स सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत कारगर सीरीज होने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस तरह का कुछ भी काम करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है ना जी, और काफी ज्यादा बैक एंड पर काम करना पड़ता है, तब जाके इस तरह का कोई चीज आपके सामने हम रख पाते हैं। तो सब लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे, तभी हम जो मेहनत कर रहे हैं यहां से, पीडब्ल्यू की पूरी टीम जो मेहनत कर रही है, उसका फायदा तभी होगा जब वो बच्चों तक पहुंचेगा, है ना। तो तुम तक पहुंचना चाहिए, तुमको उससे फायदा मिलना चाहिए, ये हमारा दैट इज द ओनली सोल ऑब्जेक्टिव। चलो भाई साहब, तो शुरू करेंगे। आज इस सीरीज का पहला एपिसोड है। मैं एक बार फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम मनीष शर्मा है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और लास्ट 23 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मैं आईआईटी दिल्ली का पास आउट हूं और मैंने मेरा सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से था और सेल्फ स्टडी के थ्रू मैं सेलेक्ट हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैं कोशिश करता हूं कि अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करूं। कोशिश करता हूं कि जो कंसेप्ट में, जिस कंसेप्ट पर मैं उनसे बात कर रहा हूं, वो कंसेप्ट 100% क्लैरिटी से मेरे बच्चों के भेजे में, ब्रेन में घुस जाए, ऐसा घुस जाए, ऐसा घुस जाए, ऐसा घुस जाए कि फिर बाहर ना निकल सके। ठीक है जी, ऐसा है। तो आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट, जो हमारा पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी अगर आप बुक खोलेंगे तो उसमें जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट का माइंड मैप मैं आपको देने वाला हूं। यूनिट एंड मेजरमेंट में मेन क्या बातें हैं वो मैं देने वाला हूं। चूंकि ये चैप्टर पहला ही चैप्टर है और ये चैप्टर काफी इलेबोरेट चैप्टर है, इसमें कई सारी बातें हैं। हेंस आज का जो हमारा जो पहला एपिसोड है, ये पहला जो एपिसोड है थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है। क्यों क्यों डिटेल्ड है वो मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज नहीं है इसमें, थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा है, और कभी कभी मेंस, खासकर मेंस, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। हेंस एनसीईआरटी की एक कोने कोचारे में लिखी हुई बातें, है ना, एनसीईआरटी ने जहां जहां जो जो पॉइंट लिखे हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर सीधे सवाल बन सकते हैं, वो मैंने सारा इस पीपीटी में डाला है। वो मैं सब लेकर आया हूं, कंटेंट वाइज लेकर आया हूं। और एनसीईआरटी के अलावा भी XYZ जितनी भी हमारे पास ऑल मटेरियल है, जितनी भी चीजें हैं, उन सब का कंडेंस्ड रूप आपके सामने यहां पर है। तो ये बहुत ही रिसर्च्ड और बहुत ही वेल थॉट मटेरियल है जो मैं तुम्हारे सामने यहाँ रखने वाला हूं, और इसका तुम सदुपयोग करना और इसका सही इस्तेमाल करना। ठीक है, पीपीटी आपको मिल जाएगी। इस पीपीटी में लिखी हुई एक चीज तुम्हारी सिलेक्शन डायरी में जानी चाहिए। सिलेक्शन डायरी में क्या नोट करना होता है, कैसे नोट करना होता है, वो भी आप इस सीरीज के थ्रू समझ सकते हैं। टॉपिक दर टॉपिक हम चलते जाएंगे, तो मेन जो बातें हैं, मेन फॉर्मुलेज, मेन बातें, वो इसमें मिलेंगी और रहेंगी। ठीक है जी, करेक्ट है। चूंकि ये लेक्चर नहीं है, ये एक तरह का रिवीजन है, तो मैं ज्यादातर समय इंफॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। दैट मीन्स उसके बहुत गहरे लॉजिक समय कम होने के कारण मैं यहाँ नहीं दे पाऊंगा, और बहुत ज्यादा सवाल भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। थोड़े बहुत सवाल जरूर करेंगे सो दैट हमें फ्लेवर मिल जाए। कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में किया जा सके, टाइम की लिमिटेशन होती है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा किया जा सके, उसकी कोशिश करेंगे। तो लेट अस बिगिन द स्टोरी। शुरू करते हैं लेक्चर शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। जिंदगी में सफल होने के लिए करना है हमें ढेर सारा काम।
तो भाई साहब क्या क्या है इस आज की इस सीरीज में, इस एपिसोड में क्या क्या है? तो ये 5 टॉपिक हैं जो पहले चैप्टर को अगर मैं सब हेडिंग्स में तोड़ूं, पहले चैप्टर को अगर मैं सब हेडिंग्स में तोड़ूं, जो हमारे मतलब की बातें हैं, वो मैंने 5 हेडिंग्स में तोड़ रखा है। एक एक करके मैं पांचों हेडिंग्स में चलने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं मेजरमेंट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, फिर उसके बाद डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस, फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर एरर्स इन मेजरमेंट, और फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दैट मींस वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गेज। ठीक, इन सारे 5 एरियाज पर मैं बात करने वाला हूं। इन 5 एरियाज में से मेंस और एडवांस और इन जनरल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से एरिया हैं जहां से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिस पर ज्यादा फोकस तुम्हें भी करना चाहिए और मैं भी करूंगा, वो है ऑब्वियसली डायमेंशंस, जिस पर बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, फिर एरर इन मेजरमेंट, इस पर भी काफी सवाल पूछे जाते हैं, और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आउट ऑफ दी 5 टॉपिक्स 3 टॉपिक ऐसे हैं जिस पर सवाल पूछे जाते हैं, और जब आप एग्जाम लिखेंगे तो आपको इन 3 एरियाज के सवाल मिलेंगे जो होते बहुत आसान है, बट अनफॉर्चुनेटली अच्छे से ना पढ़े होने के कारण या दिमाग में ठीक से ना रिटेन होने के कारण हम इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। ठीक है जी, तो चलिए इस सीरीज के थ्रू जो भी कमी रह गई है उस कमी को पूरा करें। जो भी मेन बातें हैं वो सब मैं पीपीटी के रूप में लेकर आया हूं। तो अभी हाल फिलहाल आपको केवल इतना करना है कि मैं जो समझा रहा हूं उसको समझना है, जो जो मेन बातें बता रहा हूं उसको दिमाग में बिठाना है, और फिर आप इस पीपीटी के थ्रू नोट्स बनाएंगे, बाद में लेक्चर के बाद नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर सिलेक्शन डायरी बनाएंगे, सब बातों को उसमें नोट करेंगे और फिर उसको रिवाइज करेंगे, रेगुलर इंटरवल पर रिवाइज करेंगे। चलिए जी, तो पहला जो हमारी कहानी है मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम उसको शुरू करते हैं, समझते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब क्या? फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जो मेजरेबल क्वांटिटी होती हैं, जिनको मेजर किया जा सकता है ना भाई, जिनको मेजर किया जा सकता है उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, जिनको नापा जा सकता है उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज को हम 2 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ऑब्वियसली फंडामेंटल क्वांटिटी नाम से ही हमें पता चल रहा है, हमने 2 ग्रुप में बांट दिया, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे मास, तो मास बाकी दुनिया के सब चीजों से इंडिपेंडेंट है। अगर मास मेजर करना है तो मास ही मेजर करना पड़ेगा, अगर टाइम नापना है तो टाइम ही नापना पड़ेगा। वेयर एज अगर स्पीड नापनी है, स्पीड मेजर करना है, जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो आपको डिस्टेंस और टाइम 2 क्वांटिटीज मेजर करनी पड़ेंगी, उनके रेशो से स्पीड निकलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से लिखी जाती हैं, एक्सप्रेस की जाती हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से लिखी जाती है। यहां तक हमें समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली हमने फंडामेंटल और डिराइव्ड करके 2 ग्रुप में बांट लिया और समझ लिया। अच्छा जी, क्योंकि बात मेजरमेंट की हो रही है, चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूं चाहे मैं डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करूं, बात तो नापने की हो रही है, मेजरमेंट की हो रही है। तो मेजरमेंट किया कैसे जाता है, हम किसी चीज को मेजर करते कैसे हैं, फंडामेंटली क्या तरीका है? तो हम जब भी किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम उस चीज को कंपेयर करते हैं उसी चीज के एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मुझे सपोज इस पेन का मास मेजर करना है ना, मुझे इस पेन का मास मेजर करना है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने मास का एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया, मान लेते हैं 1 ग्राम। मैंने मास का एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया, मान लेते हैं 1 ग्राम। और फिर जब मैं इस पेन के मास को कहता हूं 100 ग्राम, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिसको मैंने 1 ग्राम माना है उसका 100 गुना है ये। तो बेसिकली मैंने क्या किया, अगर मैं किसी चीज को मेजर करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस चीज को कंपेयर करना पड़ेगा उसी चीज के एक स्टैंडर्ड से। वो जो स्टैंडर्ड है उसको यूनिट कहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे से मेजरमेंट और यूनिट दोनों की डेफिनेशंस आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लें। दो आपसे डेफिनेशन कोई पूछता नहीं है, पर डेफिनेशन क्लैरिटी से दिमाग में होती है तो बहुत फायदा होता है, चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आती हैं। तो मेजरमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है
स्टैंडर्ड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। किससे कंपेयर करोगे? उसी क्वांटिटी के एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे, ऐसा नहीं कि किसी दूसरी क्वांटिटी के स्टैंडर्ड से, है ना। और वो जो स्टैंडर्ड है उसी को कहते हैं यूनिट। वो जो स्टैंडर्ड है उसी को कहते हैं यूनिट। जैसे सेकंड, जैसे मीटर, जैसे केजी, है ना, ये हमारे बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं। सही बात है। अच्छा जी, यूनिट की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, यूनिट की कुछ खास बातें होनी चाहिए, यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मुझे तो डेफिनेशन आती है यूनिट की, तुम्हें नहीं आती है, तो तुम कैसे यूज कर पाओगे बाबा। तो यूनिट वेल डिफाइंड होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सबको आसानी से मिल सके दद्दा, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, है ना, हर आदमी उसको रेफर कर सके आसानी से, इनवेरिएबल होना चाहिए, समय और परिस्थिति के साथ नहीं बदलना चाहिए, एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल होना चाहिए। कभी कभी वो यूनिट की रिक्वायरमेंट पर सवाल बना लेता है, इसीलिए मैंने यहां पर इसको लिखा हुआ है कि एक बार तुम्हारी आंखों के सामने से ये 4 पॉइंट गुजर जाएंगे, और अगर कभी मान लेते हैं सवाल को इस पर आया तो तुम जवाब दे पाओगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। तो मेजरमेंट क्या है, यूनिट क्या है, और यूनिट की 4 रिक्वायरमेंट क्या है यूनिट की 4 रिक्वायरमेंट क्या है, हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा जी, अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करा करती थी, जो बहुत सारे तरह के थे। उसमें से कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम जो हमारे सिलेबस में है वो है एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। ये पुराने जमाने के सिस्टम है। एफपीएस अंग्रेज जब ब्रिटिशर्स थे तब एफपीएस सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, और एफपीएस सिस्टम में लंबाई को नापा जाता था फीट में, मास को नापा जाता था पाउंड में, और टाइम को नापा जाता था सेकंड में। सीजीएस सिस्टम, जिसको गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं, ये गॉसियन शब्द इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पूछ लेगा गॉसियन सिस्टम कौन सा है, तो गॉसियन भी कहते हैं जिसको। उसमें सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, तुम अच्छे से जानते हो। एमकेएस जो सिस्टम है, उस एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर, मास को केजी, और टाइम को सेकंड। ठीक, करेक्ट है। तो 1971 से पहले पहले तक ये 3 तरह के सिस्टम चला करते थे। फिर 1971 के आसपास हम सब सारे साइंटिस्ट वगैरह सब लोग मिले और सबने डिसाइड किया कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा, दुनिया छोटी होती जा रही है ना, सब देश आपस में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम का नाम है सिस्टम्स इंटरनेशनल, एसआई सिस्टम, जो हमारा मेन हीरो है। हमें सारे ही सवाल एसआई यूनिट्स में ही दिए जाते हैं, और हमें एसआई यूनिट्स में ही उनको सॉल्व करना होता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम सवाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो जो भी पैरामीटर्स हैं हम उनको एसआई सिस्टम में बदलते हैं। ठीक, ये जो एसआई सिस्टम है ये बेसिकली एमकेएस सिस्टम का एक इंप्रूवमेंट है। एमकेएस सिस्टम ने केवल 3 चीजों पर बात करी थी। एसआई जब सिस्टम बना तो उसने इन 3 चीजों के साथ साथ 4 और क्वांटिटी जोड़ दी, तो ऐसा करके 4 + 3 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी जोड़ दी। तो जो मेरा एसआई सिस्टम है उस एसआई सिस्टम में 3 क्वांटिटी तो एमकेएस की और 4 नई, है ना, 3 + 4 लिख रहा हूं मैं इसलिए, 3 ओल्ड + 4 न्यू, 3 + 4 करके 7 तो हो गई कौन, फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। 3 + 4 करके 7 क्वांटिटी तो हो गई फंडामेंटल। इनको तो उसने बोला फंडामेंटल, क्या बोला, फंडामेंटल। और इन 7 के अलावा 2 और सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरह जोड़ दिया, है ना, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरह 2 चीजों को और जोड़ दिया। इनको क्या बोला, इनको बोला सप्लीमेंट्री। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, कि भाई साहब एसआई सिस्टम ने क्या किया, है ना, एसआई सिस्टम ने क्या किया। ठीक, अच्छा जी। अब वो जो 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री हैं वो कौन कौन है, वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, रटा हुआ है तुम्हें। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, इनके एसआई यूनिट और इनके सिंबल। एसआई यूनिट मीटर, केजी, सेकंड, टेम्परेचर केल्विन में, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, केल्विन में, करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल।
और ये इनके सिंबल है। सिंबल तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें अच्छे से सातों क्वांटिटीज के नाम पता होने चाहिए, जो सबको पता होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और इनके यूनिट्स पता होने चाहिए। फिर आगे हम जब डायमेंशन अभी पढ़ेंगे तो इनके डायमेंशंस भी कुछ होते हैं। ठीक है जी, समझ में आ जानी चाहिए बात आपको। तो ऐसे करके 7 क्वांटिटीज हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को लेके कभी कभी बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आई की जो डेफिनेशन होती है वो होती है चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय टाइम। और ऐसे देखें तो चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी होना चाहिए, पर फिर भी चार्ज के कंपैरिजन में हमने करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों रखा है? वो इसलिए रखा है क्योंकि चार्ज से कहीं ज्यादा करंट यूजफुल क्वांटिटी है। करंट बहुत 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 ज्यादा यूजफुल क्वांटिटी है। हमारा जीवन पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है। तो बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस करंट यहां पर है, चार्ज यहां नहीं है। और सिमिलरली मोल भी, मोल तो एक्चुअली नंबर है, मोल तो एक्चुअली नंबर है ना, मोल तो नंबर है। मोल भी यहां पर इस ग्रुप में केवल इस वजह से है क्योंकि वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो दो लोग इस ग्रुप में अपनी इंपॉर्टेंस की वजह से हैं। दो लोग इस ग्रुप में दो लोग इस ग्रुप में इलेक्ट्रिक करंट और मोल अपनी इंपॉर्टेंस की वजह से हैं। समझ में आ जाना चाहिए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो बेसिकली चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है 12th तक का, उसमें ये फोटोमेट्री और ये ब्राइटनेस वाली चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है। हेंस ल्यूमिनस इंटेंसिटी का नाम हम यहीं सुनेंगे और फिर कभी पूरी फिजिक्स में नहीं सुनेंगे। समझ में आ जाती है बात आपको। तो जनरली आपको केवल 6 क्वांटिटी का ही इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बहुत रेयर कभी कभी आएगा। तो कुल मिलाकर ऊपर की जो 5 क्वांटिटी हैं वो ही हमें ज्यादातर केस में मिलेंगी, जिसमें से अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में केवल शुरू की 3 क्वांटिटीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, केवल शुरू की 3 यूनिट्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। मैकेनिक्स की बात करें जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एनर्जी वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में आता है हम सबको? बढ़िया। जो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का एसआई यूनिट है रेडियन, डिग्रीज नहीं है, रेडियन। और सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट है स्टेरेडियन। ठीक। प्लेन एंगल की क्या डेफिनेशन होती है? प्लेन एंगल जो रेडियन में हम मेजर करते हैं, जिसको थीटा का सिंबल दिया जाता है, क्या वो बेसिकली आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस होता है ना भाई? तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सही है। ये एंगल ऑब्वियसली रेडियन में होना चाहिए। ये है हमारी एंगल की बेसिक डेफिनेशन। ऐसे ही सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल का बेसिक डेफिनेशन होता है एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल कोई ज्यादा खास हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको भी ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं। दोनों की डेफिनेशन यहां पहले मेंशन की हुई है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक। चलिए जी, ये हो गए हमारी 7 फंडामेंटल चीजें। अब इसमें से लेंथ, मास और टाइम, ये जो 3 चीजें हैं ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो मन में एक सवाल उठेगा कि लेंथ को मेजर कैसे करेंगे? तो ठीक है, कोई जवाब दे देगा भाई हम मीटर स्केल से मेजर कर लेंगे, या पेंसिल बॉक्स में जो हमारा प्लास्टिक का स्केल होता है छोटा सा, उससे मेजर कर लेंगे। ठीक है। पर अगर बहुत ज्यादा बड़े डिस्टेंसेस मेजर करने हो, जैसे अर्थ से मून का डिस्टेंस, अर्थ से सन का डिस्टेंस, तो या अगर बहुत छोटे डिस्टेंस मेजर करने हो, जैसे एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल के डिस्टेंस मेजर करने हो, तो कैसे करोगे? ठीक है। तो चूंकि लेंथ का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, हेंस ऑब्वियसली एक सवाल उठेगा कि लेंथ का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा। तो उसका रफली हमें एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि लेंथ कहां से कहां तक नापी जा सकती है और कैसे मेजर की जाएगी, दोनों बातें। तो भैया जो रेंज है लेंथ की, जहां से जहां तक हम लेंथ एक्चुअली मेजर कर सकते हैं, इसका आइडिया तुम्हें होना चाहिए। हम कहां से कहां तक लेंथ मेजर कर सकते हैं, पूछ सकता है वो कभी तुमसे, कहां से कहां तक लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो हम 10⁻⁻14 मीटर, जो लगभग न्यूक्लियस का साइज है ना, न्यूक्लियस का साइज है, या न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, उनका साइज है, से लेकर 10⁻26 मीटर, जो हमारे नोन यूनिवर्स की एक्सटेंट है, जहां तक हम यूनिवर्स को जानते हैं वो 10⁻26 मीटर तक का एक्सटेंट है। तो 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻26 मीटर रेंज है लेंथ की जो हम मेजर कर सकते हैं, रेंज है लेंथ की जो हम मेजर कर सकते हैं। तो कहां से कहां तक मेजर कर सकते हैं ये हमें समझ में आना चाहिए। दूसरी बात हमें समझ में आना चाहिए कि अगर किसी क्वांटिटी की बहुत ज्यादा बड़ी रेंज हो, जैसे कि लेंथ की है,
तो फिर हमें अलग अलग तरह के यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। अब यहां से अगर मान लेते हैं सन का डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर में तो नहीं करेंगे, हम बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि मुझे मॉलिक्यूलर लेवल का डिस्टेंस मेजर करना है तो मीटर में तो नहीं करेंगे, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो अगर किसी क्वांटिटी की रेंज बहुत ज्यादा है तो हमें कई सारे यूनिट्स बनाने पड़ते हैं सो दैट डेटा छोटा रहे। मैं अगर ऐसा कहूं कि भैया मॉलिक्यूल कि हाइड्रोजन का जो रेडियस है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम है तो कुछ समझ में आता है। पर अगर मैं कहूं कि हाइड्रोजन का रेडियस है 0.53 इंटू 10⁻⁻10 तो ये नंबर इतना अजीब सा हो जाता है कि समझ में कुछ नहीं आता है। ठीक, इस वजह से हमें डिफरेंट यूनिट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। तो लेंथ के कुछ यूनिट्स जो हमें पता होने चाहिए, जिस जो कभी हमसे कोई पूछ सकता है, यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। जैसे फर्मी, तो फर्मी 10⁻⁻15 मीटर होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका इस्तेमाल होता है, फर्मी मीटर न्यूक्लियस के रेडियस होते हैं। अच्छा जी, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है, तुम अच्छे से जानते हो, केमिस्ट्री में आता है। और मॉलिक्यूलर साइजेस है ना, इस रेंज के होते हैं। एटॉमिक रेडियस इस रेंज का होता है। अच्छा जी, फिर है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका वैसे हमारे फिजिक्स में कोई यूज नहीं है, बस डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली क्या होता है। इट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, जिसकी वैल्यू है लगभग 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। वैल्यू नहीं भी याद करोगे चलेगा, बस डेफिनेशन पता होना चाहिए कि वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है। अच्छा जी, वन लाइट ईयर, ये तो सबको आता है। वन लाइट ईयर इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगी, वो लाइट ईयर है। अगर गैलेक्सीज का गैप निकालना है कि यहां से दूसरी गैलेक्सी कितनी दूर है, तो ऑब्वियसली लाइट ईयर के टर्म्स में ही निकालना पड़ेगा। और एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। ठीक है जी, तो लगभग लगभग 10⁻15 मीटर के आसपास वन लाइट ईयर, लगभग लगभग, या 16 ले लो, चलो 9 को भी उधर शामिल कर लो, लगभग 10⁻16 मीटर के आसपास एक लाइट ईयर होता है। ऐसा रफ दिमाग में आइडिया होना चाहिए। फिर एक और बड़ी ही मजेदार यूनिट है डिस्टेंस की, पारसेक, जो देखने में ऐसा लगता है कि टाइम का यूनिट होगा। पारसेक ऐसा लगता है कि सेकंड आ रहा है, इसमें टाइम का यूनिट होगा, पर ये टाइम का यूनिट नहीं है। इस वजह से पारसेक पर एक दो बार सवाल बन गए हैं। पार्सेक की वैल्यू पर नहीं, पार्सेक क्या होता है या पार्सेक क्या चीज है, टाइम है, डिस्टेंस है, फलाना है, ठिकाना है, ऐसे सवाल पार्सेक पर एक दो बार पूछे गए हैं। तो भैया पार्सेक की वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और पार्सेक इज बेसिकली द डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। अर्थ का जो अर्थ का डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो 1 आर्क सेकेंड का एंगल कितनी दूरी पर बनाएगा, वो 1 पार्सेक है। अभी मैं पैरेलैक्स मेथड बताऊंगा तब ये थोड़ा और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये आइए आ गया, पैरेलैक्स मेथड आई गया, लीजिए, जिसका नाम लिया वो हाजिर हो गया। अब अगर हमें लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने हैं तो लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहां पर कोई स्टार है, ये कोई स्टार है ना, और हम जानना चाहते हैं कि वो स्टार अर्थ से कितने गैप पर है। तो हमने काम किया, हमने टेलीस्कोप की मदद से अर्थ की दो पोजीशंस P1 और P2 से उस स्टार को देखा और ये देखा कि वो क्या एंगल सबटेंड कर रहा है। ये P1 P2 पोजीशंस कभी कभी हम अपनी दोनों आंखों के बीच के गैप को भी ले सकते हैं कि हमने दोनों आंखों से एक ऐसा कोण बनता है जब हम किसी चीज को देखते हैं। ये अगर मेरी दोनों आईज हैं I1 और I2, तो ऐसा कोण बनता है हवा में जब हम किसी चीज को देखते हैं। तो ये एंगल अगर हम रेडियंस में निकाल सकें, और चूंकि ये डिस्टेंस D बहुत 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 ज्यादा है ना, ये डिस्टेंस D जो है, ये जो डिस्टेंस D है दैट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन B। इन दोनों के बीच का गैप है B। सही बात है। तो क्या क्या इसको आर्क की तरह लिया जा सकता है, इसको रेडियस की तरह लिया जा सकता है, और एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट मींस बी बाई डी बराबर थीटा, या डी बराबर बी बाई थीटा। देखो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क, बी को आर्क ले लिया और डी को रेडियस ले लिया, है ना। हमारा ऑब्जेक्टिव डी निकालने का था, तो डी हो जाएगा कितना, बी बाय थीटा। हेंस अगर मुझे उन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप पता हो और मुझे रेडियंस में एंगल पता हो कि इन दोनों पॉइंट से वो कितने रेडियन पर एंगल बना रहा है ना, तो क्या हम ये गैप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस डी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। समझ गए, 1 पार्सेक की डेफिनेशन भी यहीं से आई है।
1 पार्सेक की डेफिनेशन भी यहीं से आई है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है वो कितनी दूरी पर 1 आर्क सेकंड का एंगल बनाएगा, उस डिस्टेंस को पार्सेक कहते हैं। समझ में आ जाती है बात? अच्छा जी, तो ये एक तरीका हुआ। यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये दूसरी चीज है। यहां क्या कहा जा रहा है और क्या मेजर किया जा रहा है, देख लीजिए। एनसीईआरटी दोनों डायग्राम बनाती है। खैर अब नई वाली एनसीईआरटी में ये हटा दिया है, ये पुरानी वाली जो एनसीईआरटी थी उसमें दिए हुए थे। तो ये क्या, ये चित्र क्या बता रहा है? ये चित्र बता रहा है कि अगर मान लेते हैं कि किसी प्लैनेट का अगर हमें डायमीटर मेजर करना है, किसी प्लैनेट का डायमीटर मेजर करना है, तो हमने अर्थ के किसी पॉइंट पी से उस प्लेनेट के डायमीटर के जो दोनों एंड्स होंगे, उन दोनों एंड्स को एक एक करके फोकस किया। ये वाला एंड ए और ये वाला एंड बी को एक एक करके यहां टेलीस्कोप से फोकस किया और ये देखा कि कितना एंगल टेलीस्कोप को घूमना पड़ रहा है रेडियंस में। तो अगर अल्फा वो एंगल है जो रेडियंस में घूमना पड़ रहा है, तो फिर वही बात यहां दोबारा लग जाएगी कि चूंकि d इज ग्रेटर देन स्मॉल d, तो क्या ये डी आर्क जैसा हो जाएगा, ये एंगल, ये रेडियस, हेंस डी स्मॉल डी इज इक्वल टू, या अल्फा इज इक्वल टू, देखना जरा, अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। हेंस स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी अल्फा। दैट मीन्स दोनों ही जगह पर मैंने एंगल की बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल किया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं सो दैट तुम्हें फॉर्मूले रटने ना पड़े, तुम्हें समझ में आ जाए कि एंगल की डेफिनेशन का इस्तेमाल किया गया है और एंगल बहुत छोटा है, बस इतना सही। नाम भले ही डरावना है पैरेलैक्स मेथड, पर है बहुत आसान, कुछ भी नहीं है इसमें, डरने का कुछ नहीं है इसमें। उम्मीद करूंगा कि ये समझ में आए। जहां जरूरत होगी वहां मैं समझाऊंगा, अभी ऐसी बात नहीं है, जहां जरूरत होगी वहां मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। जो कॉमन चीजें छोड़ देते हैं लोग या बच्चे छोड़ देते हैं उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। अच्छा जी, अब अगर बहुत छोटे डिस्टेंस पर आ जाएं, तो बहुत छोटे डिस्टेंसेस को समझने के लिए ऑब्वियसली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मतलब जैसा माइक्रोस्कोप लैब वगैरह में होता है उससे देख सकते हैं। उससे बेहतर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से अच्छी है। और उससे भी बेहतर है टनलिंग माइक्रोस्कोप, एक शब्द होता है रिजॉल्विंग पावर, है ना, मतलब कितने पास तक हम देख सकते हैं, दैट इज रिजॉल्विंग पावर। तो जितनी रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी उतना ज्यादा क्लोज चीजों को देखा जा सकेगा। हेंस टनलिंग माइक्रोस्कोप इतनी इतनी फाइन रिजॉल्विंग पावर है इसकी कि हम मॉलिक्यूलर लेवल को भी देख सकते हैं। दैट मीन्स बेंजीन का स्ट्रक्चर वगैरह टनलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है। और हमने हैरानी हो गई जब हमने देखा, सच में देखा और सच में एंगल नापे, तो हैरानी हो गई, क्योंकि एंगल वगैरह वही निकले जो केमिस्ट्री में पहले से ही सीख रहे थे। तो गजब ही हो गया। तो मतलब केमिस्ट जो होता है, जो केमिस्ट्री में चीजें देखता है, वो तो बहुत ही गजब आदमी है। वो तो सूंघ के एंगल बता देता है, 108 डिग्री होना चाहिए, सूंघ के एंगल बता दे रहा है। समझ रहे हो कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसे ही मास पर आ जाते हैं, अभी हम लेंथ पर बात कर रहे थे, मास पर आ जाते हैं, है ना जी। तो भाई ऑब्वियसली छोटी चीजों का मास तो स्प्रिंग बैलेंस वेइंग मशीन से आ जाएगा। जो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, उनका मास कैसे आएगा? उनका मास मेजर करने के लिए फिर हमें यूनिवर्सल, जो न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है बड़े मासेस के लिए। और जो छोटे मासेस हैं, स्मॉल मासेस हैं, उनके लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। बस ये दो शब्द समझ लें आप। बड़े मासेस हैं तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूज होता है, छोटे मासेस हैं तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज होता है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, क्या करता है, भाड़ में जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये दो शब्द पता होने चाहिए। अच्छा भाई साहब, हम कहां से कहां तक मास को मेजर कर सकते हैं? तो कहां से कहां तक इंसान मास मेजर कर सकता है? 10 टू द पावर -30 केजी से 10 टू द पावर 55 केजी। 10 टू द पावर -30 केजी लगभग लगभग स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का मास है, और 10 टू द पावर 55 केजी हमारा जो नोन यूनिवर्स है उसका मास है। जो नोन यूनिवर्स है हमारा, उस सबका मास इकट्ठा कर लेंगे अगर, तो वो 10 टू द पावर 55 केजी के आसपास होगा। तो ये रेंज पता होनी चाहिए, पूछ सकता है वो। तो भैया लेंथ की रेंज, मास की रेंज, टाइम की रेंज, ये तीनों चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए। लिख लेना इसको सिलेक्शन डायरी में, एक एक चीज सिलेक्शन डायरी में लिखनी है। और बहुत मेहनत से काम किया गया है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बहुत मेहनत लगी है सबको करने में, एक एक पॉइंट पकड़ने में कि कौन कौन सी चीजें बतानी है। 25 किताबें रेफर करी गई हैं सो दैट कोई चीज छूट ना जाए। तो बहुत मेहनत से ये काम हुआ है। इसको अकॉर्डेंस, इसको जो रेस्पेक्ट मिलना चाहिए उसी रेस्पेक्ट से आप इसको देखें, समझें, तुम्हारे लिए ही किया जा रहा है, और इसका फायदा भी उठाएं, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी करें। अच्छा जी, टाइम की बात करें तो भैया टाइम
टाइम एक ऐसी चीज है जिसको सबसे ज्यादा प्रिसाइजली नापा जा सकता है, क्योंकि हम एटॉमिक क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। सीजियम एटम पर बेस कुछ एटॉमिक क्लॉक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं टाइम मेजरमेंट के लिए। हेंस अगर कोई पूछे कि सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट किस चीज का कर सकता है इंसान, तो उसका जवाब है टाइम। 1 × 10⁻15 जो एरर हो सकता है टाइम मेजरमेंट में, दैट इज 1 पार्ट, दैट इज 1 पार्ट इन 10⁻15। क्या मतलब हुआ कि 10⁻15 का अगर मैं 1 × 10⁻15, अगर मैं 10⁻15 सेकेंड, 10⁻15 सेकेंड समझ रहे हो ना, अगर मैं 10⁻15 का टाइम मेजर करता हूं तो उसमें एरर 1 सेकेंड का होगा। इतनी एक्यूरेट क्लॉक्स हैं। टाइम मेजरमेंट बहुत खतरनाक कर रखा है इंसान ने, है ना। 10⁻15 के मेजरमेंट में 1 सेकेंड का एरर हो सकता है। तो आउट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम सबसे खतरनाक मेजरमेंट किसका है? टाइम का है। बहुत खतरनाक मेजरमेंट है टाइम का। और कहां से कहां तक टाइम मेजर किया जा सकता है? तो टाइम मेजर किया जा सकता है 10⁻⁻24 सेकेंड से लेके 10⁻17 सेकेंड्स तक। 10⁻17 सेकेंड इज बेसिकली द टाइम जब ये यूनिवर्स शुरू हुआ था। तो हमको इस यूनिवर्स को जिंदा हुए कुछ 10⁻17 सेकेंड हो चुके हैं। और 10⁻24 सेकेंड प्रोबेबली मोस्ट रेडिएक्टिव एलिमेंट या मोस्ट अनस्टेबल जो पार्टिकल होगा उसका टाइम स्पेन होगा, उसके जिंदा रहने का समय होगा। ठीक, तो समझ में आ गई बात, हमें समझ में आ जाती है। इस एरिया पर पार्ट 1 हमने फिनिश कर लिया है। इस एरिया पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, केवल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैंने जितनी जानकारी तुम्हें दी है, जो मेन डेटा तुम्हारे साथ शेयर किया है, अगर तुम उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लोगे, याद कर लोगे, तो इस पर अगर कोई इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आया, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं वैसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, तो तुम सीधे टिक करोगे। ऐसे क्वेश्चन फ्री के लड्डू होते हैं। अच्छा बच्चा जो होता है, जो थोड़ा ज्यादा मेहनती नेचर का होता है, उसको लगता है कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बेकार है, इनमें क्या है, ये तो इन्फॉर्मेटिव, तो याद करने वाले क्वेश्चन है। पर बेटा नंबर तो वो भी उतना ही देता है नंबर तो वो भी उतना ही देता है ना। एक क्वेश्चन से मैं जूझ के 4 मिनट 3 मिनट लगाकर मेहनत करके आंसर निकालता हूं, मुझे खुशी बहुत होती है, आह कुछ मैंने किया। और एक क्वेश्चन जो देखते ही जिसका आंसर दे रहा हूं, मैं उसको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं, हमें लग रहा है कि ये तो क्या है, बेकार है। पर आप एक बात भूल रहे हैं कि नंबर तो दोनों बराबर दे रहे हैं। इनफैक्ट वो जो देखते ही हो गया, वो ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो। उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। ये जो 3 मिनट लगाकर किया, इसको एक बार को छोड़ सकता हूं मैं, पर वो जो ओरल हो सकता था, जो देखते ही टिक करने वाला था, उसको नहीं छोड़ सकता हूं। समझदार स्टूडेंट इसको समझता है, और जो याद करने वाली बातें हैं उनको याद भी करता है, लड़ता नहीं है कि हम तो आईटी की तैयारी करें, हम काहे याद करेंगे। कुछ चीजें तो याद करनी पड़ती हैं भाई साहब, ऐसे नहीं चलती है दुनिया। आ जाते हैं। तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस क्या है? तो डायमेंशंस का मतलब होता है पावर। डायमेंशंस का मतलब होता है पावर बेस्ड क्वांटिटीज की, दैट मींस फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर, जो किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में लगती है, जो किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में लगती है। तो हमें सबसे पहले ये करना होगा कि हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ कुछ सिंबल देने होंगे, और फिर समझना होगा कि डिराइव्ड कोई क्वांटिटी है तो उसकी क्या कहानी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर लिखा हुआ, इसी को समझ लेते हैं। फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम अच्छे से जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना, वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा जी, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर मैं डिस्टेंस को कोई सिंबल दे दूं एल, और टाइम को कोई सिंबल दे दूं कैपिटल टी, कैपिटल एल और कैपिटल टी, तो क्या वेलोसिटी को एल टी -1 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या एक्सेलरेशन को एल टी -2 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और क्या फोर्स को एम एल टी -2 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इससे क्या पता चल रहा है सर? इससे यह पता चल रहा है कि जब मैंने लिखा वेलोसिटी बराबर एल टी -1, इससे यह पता चल रहा है कि वेलोसिटी को बनाने में दो फंडामेंटल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट है, लेंथ और टाइम। लेंथ न्यूमिनेटर में आ रही है, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम डिनोमिनेटर में आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जन्म कुंडली है इसकी। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बनाने में, जिसको डिफाइन करने में तीन फंडामेंटल क्वांटिटी, फोर्स एक ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसको बनाने में तीन फंडामेंटल क्वांटिटी लग रही है, मास, लेंथ और टाइम। और ये उनके योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। सिंपल।
समझ गए? तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है पावर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स, तो आंसर है 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स, तो आंसर है -2। समझ लीजिए अच्छे से, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स, आंसर है -2। और इस पूरी चीज को क्या कहेंगे? इस पूरी चीज को कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। इस पूरी चीज को क्या कहेंगे? MLT-2 को क्या कहेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला, पूरी चीज को डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, वो समझ में आना चाहिए। और इंडिविजुअली बेस क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या हैं, ये समझ में आनी चाहिए। तो भाई कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले तो हमारी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, उनके सिंबल हमें देने पड़ेंगे, जो कि हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं कि वो सिंबल हैं। लेंथ का सिंबल है L, कैपिटल L। मास का सिंबल है कैपिटल M। टाइम का सिंबल है कैपिटल T। टेम्परेचर का सिंबल है K, सिंबल कह लीजिए या डायमेंशन कह लीजिए। करंट का सिंबल है A कैपिटल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOL, मोल। ठीक है जी। तो मेन यूजफुल तो ऑब्वियसली यही लोग हैं, और ये सब कैपिटल में है, LMTKA सब कैपिटल में है। समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिक सिंबल्स हैं या डायमेंशंस हैं, ऐसे कह लो। और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम डेराइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशंस वगैरह लिखते हैं, जैसे अभी मैंने तुम्हें लिख कर दिखाया है ना। जैसे अभी मैंने तुम्हें लिख कर दिखाया, ऐसे ही हम किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी के क्या डायमेंशन लिख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मजे से, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें क्या आना चाहिए? हमें बस ये आना चाहिए कि उस डेराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है, बस वो डेफिनेशन मेरे दिमाग में होनी चाहिए, बाकी तो मैं खुद कर सकता हूं, और याद करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने तुम्हें समझाया कि भाई स्पीड, तो अगर हमें स्पीड का डायमेंशन लिखना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्पीड की डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम जानते हैं कि स्पीड की डेफिनेशन है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो बस डेफिनेशन पता है अगर, तो क्या अगले ही स्टेप में इसका डायमेंशन आ जाएगा, है ना। अगले ही स्टेप में हम इसका डायमेंशन समझ सकते हैं, LT-1। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है ना। सही बात है। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज की डेफिनेशन, एक्सीलरेशन, है ना, फोर्स जैसा कि अभी मैंने लिखा, एनर्जी, ये मैं कुछ लिख रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हर हालत में हमें आने चाहिए, जो कि हर हालत में हमें आने चाहिए। तो एक्सेलरेशन को मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम जैसा देखूं, फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन जैसा देखूं, और एनर्जी को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जैसा देखूं अगर, तो इनके जो बेसिक डायमेंशंस हैं वो हमें आने चाहिए, है ना भाई। एक्सेलरेशन है LT-2, फोर्स है MLT-2, MLT-2, और एनर्जी है ML2T-2। रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। रटने की कोई जरूरत नहीं है ना, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये आप ऑलरेडी जानते हो, ये कोई भी जानता है, इसमें क्या है, हम अच्छे से जानते हैं। समझ गए? करेक्ट है। तो स्पीड, एक्सिलरेशन, फोर्स, एनर्जी, ये अपने को याद हो जाएंगे, ज्यादातर बच्चों को अपने आप ही याद हो जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इनको छोड़ के बाकी जो भी लोग हैं उनकी केवल डेफिनेशन पता हो तो हम फटाक से डायमेंशन, बहुत ही ज्यादा मजे से डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ग्रुप्स बना रखे हैं जिनके डायमेंशन एक जैसे हैं, सो दैट जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, है ना, हम उनके डायमेंशंस अच्छे से समझ सकें। जैसे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है L। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है L। और डिस्प्लेसमेंट जैसे ही और जो लोग जिनका डायमेंशन L होगा वो कौन कौन है? वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस का भी डायमेंशन L है। वेवलेंथ, वेवलेंथ आप यूनिट से भी समझ सकते हो। वेवलेंथ को किस में नापोगे? एंगस्ट्रॉम में नापोगे या मीटर में नापोगे? डिस्टेंस ही हुआ ना एक तरह से। तो भाई वेवलेंथ का भी डायमेंशन L है। फोकल लेंथ जो ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम, वो भी मीटर सेंटीमीटर में ही मेजर की जाती है, उसका भी डायमेंशन L है। रेडियस, सर्कल का रेडियस, वो भी मीटर सेंटीमीटर में होता है, उसका भी डायमेंशन L है। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक शब्द आता है, शायद सुना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी रेडियस, इसका भी डायमेंशन L है। रेडियस ऑफ गायरेशन जो रोटेशन चैप्टर में आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, इसका भी L है। दैट मीन्स किसी भी प्रकार का रेडियस हो, किसी भी प्रकार का रेडियस हो, उसका डायमेंशन L है।
क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट जैसा ही एक शब्द है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट एल है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एल होगा, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगल होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगल होता है, एंगल होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है ना। और एंगल की चूंकि डेफिनेशन है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो क्या तुम समझ रहे हो? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, जब मैं इसकी डेफिनेशन को फॉलो करूंगा, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो क्या ऊपर नीचे से डायमेंशन कट जाएंगे? आर्क भी एल, रेडियस भी एल, और एक नई चीज बनेगी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हेंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, खाली डब्बा है, खाली डब्बा है, कोई डायमेंशन नहीं है, पर यूनिट है, यूनिट है। यहीं से हम एक और बड़ी मजेदार बात सीख रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो पर उसके पास यूनिट हो? कैन अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैव यूनिट? कैन या कैन तो छोड़ो, ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैन हैव यूनिट। ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये सिलेक्शन डायरी में नोट करना है। ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट, मे हैव यूनिट। ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी मे हैव यूनिट, जैसे फॉर एग्जांपल एंगल। बट ए यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट नॉट हैव डायमेंशन। दोनों में अंतर समझ लेना। ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ए यूनिटलेस क्वांटिटी, a unitless quantity must not have any dimension, must not have any dimension, है ना, must not have any dimension। यूनिटलेस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं हो सकता है, पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है एंगल। उसका बहुत सुंदर एग्जांपल है, एंगल का रेडियन, डिग्री वगैरह वगैरह यूनिट है, पर उसका कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है भाई साहब। ऐसे ही वेलोसिटी जो अभी मैंने पीछे समझाया था, जिसका डायमेंशन क्या है, जिसकी डेफिनेशन में समझा चुका हूं, जिसका डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन। और ये सब जो लोग इधर लिखे हुए हैं, सबका डायमेंशन एल टी माइनस वन है। डायमेंशन में एक बड़ी मजेदार चीज है कि अगर क्वांटिटी सेम है, भले ही वो कहीं किसी दूसरी जगह पर डिफाइन की गई हो, जैसे एनर्जी, अब हीट एनर्जी भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, स्प्रिंग एनर्जी भी एनर्जी है, तो उसके डायमेंशन सेम होते हैं, है ना। तो मैंने इसीलिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इक्वल टू का साइन केवल हमें यह बता रहा है कि सबके डायमेंशन एक जैसे हैं। तो स्पीड या वेलोसिटी कहीं भी आता हो, स्पीड या वेलोसिटी कहीं भी आता हो, सबके डायमेंशन सेम होंगे। तो स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये पूरी फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कुछ कुछ नाम हैं जो बस मैंने लिख दिए हैं ताकि तुमको परेशानी ना हो कि अच्छा आरएमएस, तुम्हें ऐसा ना लगे आरएमएस वेलोसिटी कुछ और ही चीज होती होगी, है ना। क्या होती है वो चैप्टर आएगा तब समझेंगे। अभी केवल नाम बता रहा हूं कि कहीं भी वेलोसिटी शब्द दिख जाए तो उसका डायमेंशन एल टी माइनस वन होता है, एक्सेप्ट एंगुलर वेलोसिटी, जो इसीलिए नीचे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी है, लिखा वेलोसिटी है, पर ये इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन नहीं है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली होती है एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड। इसका यूनिट यूनिट है ना, यूनिट जो है वो है रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। और इसका जो डायमेंशन है, रेडियन का तो कोई डायमेंशन नहीं है, और नीचे जो पर सेकंड है ये टी माइनस वन हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? टी माइनस वन है, टी माइनस वन। ठीक है जी। अब एक शब्द होता है फ्रीक्वेंसी, सुना होगा तुमने, फ्रीक्वेंसी जो 1 टाइम पीरियड होता है, उसका भी डायमेंशन टी माइनस वन होगा। एक शब्द होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका भी डायमेंशन टी माइनस वन होगा। हेंस जो डायमेंशन एंगुलर वेलोसिटी का है वही डायमेंशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का है, और वही डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का भी है, वही डायमेंशन फ्रीक्वेंसी का भी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डायमेंशन वाइज एक जैसी चीजें हैं, डायमेंशन वाइज एक जैसी चीजें हैं। तो जो डायमेंशन वाइज एक जैसी हैं उनको एक जगह पर लिख दिया है मैंने, ठीक। एक्सीलरेशन जिसका डायमेंशन क्या है?
एल टी माइनस टू, अभी पीछे समझा, एल टी माइनस टू, है ना। और दुनिया भर के एक्सेलरेशन जिनके नाम हमें फिजिक्स में मिलते हैं, सबका डायमेंशन सेम है, जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन। जो 11th के बच्चे हैं, जो अभी 11th में हैं, वो धीरे धीरे जानेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं। एकदम से जानने की कोई जरूरत नहीं, बस नाम सुने होने चाहिए, सो दैट आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करें। हेंस कोई भी प्रकार का एक्सेलरेशन हो वो lt माइनस टू है उसका डायमेंशन, एक्सेप्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेप्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन है t माइनस टू, डायमेंशन है t माइनस टू, डायमेंशन है t माइनस टू, और यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, सिंबल है अल्फा, यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा, ये ओमेगा है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा। ठीक, चलो भाई साहब, चलिए जी। फिर फोर्स, अभी हमने सीखा था फोर्स के क्या डायमेंशन है, एम एल टी माइनस टू, फोर्स का क्या डायमेंशन है, एम एल टी माइनस टू, है ना। और दुनिया भर के फोर्स, जैसे थ्रस्ट भी फोर्स होता है, अप थ्रस्ट जो लिक्विड लगाती है, अप थ्रस्ट भी फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स भी फोर्स होता है, विस्कस फोर्स भी फोर्स होता है, टेंशन भी फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स भी फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स भी फोर्स होता है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी फोर्स होता है, और वेट भी फोर्स होता है। ये सब फोर्स हैं, सबके डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू। फिर एक चीज होती है टॉर्क, जो बेसिकली होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ L2 आ जाएगा, तो टॉर्क का डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस टू। टॉर्क की डेफिनेशन है फोर्स इंटू डिस्टेंस, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल भी इसी के दूसरे नाम हैं, हेंस मोमेंट ऑफ फोर्स और कपल के भी डायमेंशन टॉर्क जैसे ही होते हैं। समझ में आनी चाहिए बात हमें। फिर है भाई साहब एनर्जी, जो हमारा बेसिक हीरो है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन है एम एल टू टी माइनस टू, और किसी भी प्रकार की एनर्जी हो उसका डायमेंशन यही रहेगा, किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, जैसे कि मैंने कहा था काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कुछ भी हो, इसका इस्तेमाल करके और दुनिया भर की चीजें निकाल सकते हैं। सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखो। हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या चीज है, ये काइनेटिक एनर्जी है। हाफ एम वी स्क्वायर इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, सब फॉर्मूला जानते हैं। एमजीएच क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, एमजीएच, है ना। हाफ के एक्स स्क्वायर क्या चीज है, स्प्रिंग में जो स्टोर एनर्जी होती है, स्प्रिंग एनर्जी। हाफ के एक्स स्क्वायर क्या चीज है, स्प्रिंग एनर्जी, जो स्प्रिंग में स्टोर एनर्जी होती है, उसका फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। एटलीस्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहाँ के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हम चाहें तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन यहां से निकाल सकते हैं। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। अच्छा जी, फिर अगर हम 12वीं के सिलेबस में चले जाएं तो चार्ज Q इंटू डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो छोटा सा Q लिखा हुआ है, ये क्या है, चार्ज है। ये जो Q लिखा है ये क्या है, चार्ज है। तो चार्ज Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। हेंस कभी पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन निकालना हो तो बड़ा आसान है। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन या पोटेंशियल का डायमेंशन होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। बात खत्म हो गई। एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन मिल जाएगा। इवन 11th के बच्चों को भी ये बहुत आसान वाली चीजें तो दिमाग में होनी चाहिए। फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी वर्क डन ही होता है, जो एनर्जी होती है। फिर मास इंटू लेटेंट हीट, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है उसमें मास m इंटू एल होता है लेटेंट हीट। हेंस अगर लेटेंट हीट का डायमेंशन निकालना है तो एनर्जी को मास से डिवाइड करना है बस। अच्छा जी, फिर एक शब्द होता है स्पेसिफिक हीट, तो m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। यहां टी टेम्परेचर है, टाइम से कंफ्यूज ना करो, इसलिए यहां लिखा हुआ है टी क्या है, टेम्परेचर। तो अगर स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन निकालना है तो एनर्जी बराबर एम सी डेल्टा टी करके सी का डायमेंशन निकाल लेंगे, बहुत आसान है। अच्छा जी, फिर हम और अगर बढ़ जाएं 12th के सिलेबस में तो एक चैप्टर है कैपेसिटर, एक चैप्टर है कैपेसिटर। उसमें एक चीज होती है कैपेसिटेंस, जिसको सी बोलते हैं, सी। तो हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी होती है। हम चाहें तो यहां से कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकाल सकते हैं, और वी वोल्टेज है, वेलोसिटी नहीं है, यहाँ वी वोल्टेज है, इसीलिए हर चीज को लिख दिया है मैंने। हाफ एल आई स्क्वायर भी एनर्जी ही होती है, एल इंडक्टेंस है, 12th में आता है इंडक्टर्स और इंडक्टेंस। हाफ एल आई स्क्वायर भी एनर्जी होती है। फिर हाफ इंटू के बी इंटू टी भी एनर्जी ही होती है। के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का अगर डायमेंशन निकालना हो तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, यहां जो टी है ये टेम्परेचर है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर करोगे तो निकल आएगा। सिमिलरली प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी है, भी एनर्जी होती है, और वर्क फंक्शन एक चीज है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आती है, वो भी एनर्जी ही होती है। तो पूरा सिलेबस 11 12 का कंबाइंड सिलेबस में जहां जहां एनर्जी आ रही है मैंने वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। जो बच्चे 11वीं के हैं उनको थोड़ा ही रेलेवेंसी है, थोड़ी ही रेलेवेंसी है, पर मैंने ये इस तरह से लिखा है कि सब तरह के स्टूडेंट इसको यूज कर पाए और समझ पाए। हेंस मैंने इसको कंप्लीट कंप्लीट करने की चेष्टा की और कोशिश की। सिमिलरली प्रेशर जो बेसिकली होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर की फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है? प्रेशर की फंडामेंटल डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। डायमेंशन की अगर आप बात करेंगे इसका डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, एंड प्रेशर का डायमेंशन क्या आ जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। समझ में आनी चाहिए बात, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू मेरे प्रेशर का डायमेंशन है। प्रेशर के डायमेंशन जैसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके डायमेंशन प्रेशर जैसे होते हैं, जैसे स्ट्रेस जिसका सिंबल है ये सिग्मा, यंग मॉडुलस जो इलास्टिसिटी चैप्टर में आता है 11वीं में ही, इलास्टिसिटी चैप्टर में आता है, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और स्ट्रेस, सबके डायमेंशन प्रेशर जैसे होते हैं। ठीक है, समझ में आ जाती है बात। एक जगह पर सब चीजें आ जाएंगी तो दिमाग में रिलेट करने में इजी होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इन सब चीजों को रखा है। ठीक है भाई साहब, फिर कुछ फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद करने होंगे, कुछ तो हो गए होंगे, बाकी धीरे धीरे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जी का डायमेंशन निकालना है, इस जी का क्या नाम है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है जी का? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जो बेसिकली न्यूटन्स फॉर्मूला है ग्रेविटेशन का। क्या हम यहां से जी के डायमेंशन निकाल सकते हैं? F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन एम टू, सबके डायमेंशन रख दीजिए, जी का डायमेंशन आ जाएगा। याद करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये वैसे भी याद करना पड़ेगा। डायमेंशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डायमेंशन हम हमेशा निकालेंगे, डायमेंशन को बिल्कुल याद नहीं करेंगे। बेसिक फॉर्मूले जरूर याद कर लेंगे, वो वैसे भी याद करने पड़ेंगे, उनमें से बहुत सारे पहले से याद भी हैं। तो कुछ फॉर्मूले मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, देखते जाओ देखते जाओ। फिर कूलम लॉ हमसे कहती है कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2 r दूरी पर हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स होता है ये। यहां से मैं एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल सकता हूं, और एप्सिलॉन नॉट का पूरा नाम है सरनेम के साथ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता क्या है सर? ये अभी जानने की कोनो जरूरत नहीं है, ये 12th में जब आएगा तब जानते हैं। हाँ, अगर कोई सवाल डायमेंशन निकालने का आता है तो बस ये फॉर्मूला तुम्हें पता हो तो काम चल जाएगा तुम्हारा। F बराबर क्यू ई में ई जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अगर निकालना हो तो F बराबर क्यू ई फॉर्मूले से निकल आएगा। F फोर्स है। सिमिलरली F बराबर बी आई एल, बिल में जो B है वो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। हेंस अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स डिवाइडेड बाय आई करंट है, एल लेंथ है, फटाक से निकल आएगा। समझ रहे हो? तो ये कुछ 6-7 फॉर्मूले हैं, ज्यादा नहीं है, बस इनको याद कर लो, एक जगह लिख लो, इसीलिए मैंने लिख दिए एक जगह पर, बार बार देख लोगे तो याद हो जाएंगे। अच्छा जी, सी जो होता है ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये जो सी है ये कैपेसिटेंस नहीं है, ये जो सी है, ये सी है स्पीड ऑफ लाइट। ये जो सी है दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये जो सी है दिस सी इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है, सी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जिसमें से एप्सिलॉन नॉट तो तुमको ऊपर बता दिया है। ये जो म्यू नॉट है इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस फॉर्मूले की मदद से हम म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? म्यू नॉट का। इस फॉर्मूले की मदद से हम म्यू नॉट का डायमेंशन निकाल सकते हैं। और म्यू नॉट भाई साहब क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एक एक चीज सिलेक्शन डायरी में जाएगी भाई। S बराबर F बाय एल में जो S है इसको कहते हैं सरफेस टेंशन। हेंस सरफेस टेंशन का डायमेंशन अगर निकालना है तो बस आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, S बराबर F बाय एल। फिर F बराबर 6 पाई ईटा RV में ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। R रेडियस है, विस्कोसिटी R रेडियस है और V वेलोसिटी है। R रेडियस है और V, ये जो V है ये V वेलोसिटी है, R रेडियस है, V वेलोसिटी। ठीक है भी। फिर C स्पीड ऑफ लाइट, C इज इक्वल टू E बाई बी। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, तो B का डायमेंशन हम चाहें तो इस फॉर्मूले की बजाय यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, टाइम T इज इक्वल टू R इंटू सी। R रेजिस्टेंस है, R इंटू सी इज इक्वल टू L बाय R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L इंटू सी। L क्या है? इंडक्टेंस है, L क्या है? इंडक्टेंस है, C क्या है? कैपेसिटेंस है, R क्या है? रेजिस्टेंस है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये टाइम के बराबर होते हैं, ये टाइम के बराबर होते हैं, तो R जो है वो है रेजिस्टेंस, R है रेजिस्टेंस, C जो है वो है कैपेसिटेंस और L जो है वो है इंडक्टेंस। ये 12th में आता है सारा, इंडक्टेंस ये 12th में आता है वैसे, पर ये तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि आर सी का प्रोडक्ट टाइम होता है, L बाय आर भी टाइम होता है, रूट LC भी टाइम होता है। ठीक है जी। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो 11th में ही आती है जब हम रेडिएशन चैप्टर पढ़ते हैं, लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू बी। बी जो है उसको वीन्स कांस्टेंट कहते हैं, बी जो है दिस इज वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट इसका नाम है वीन्स कांस्टेंट। और यहां जो टी आ रहा है ये टी टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है। लेमडा वेवलेंथ है, तुम जानते हो। ठीक। अच्छा जी। फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट मींस पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट मींस पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। यहां जो सिग्मा है इसको स्टीफन्स कांस्टेंट कहते हैं, यहां जो सिग्मा है इसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। तो कभी स्टीफन कांस्टेंट निकालना हो तो इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। यहां जो टी है ये टेम्परेचर है, यहां जो टी है ये टेम्परेचर है और ये जो पी है ये पावर है, ये पावर है। ठीक। फिर एक आखिरी चीज, एनर्जी डेंसिटी दैट मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैन बी रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर फर्दर इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये आप एक जगह पर लिख लीजिए सब चीजें और धीरे धीरे देखेंगे तो याद हो जाएगा, तो बहुत सारी चीजें ओरल कर पाओगे। ठीक। फिर कुछ लोग हैं जिनके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, जिनको बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, तो वो जो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्ट्रेन जो इलास्टिसिटी चैप्टर में आता है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो कि ऑप्टिक्स में आता है, फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि ऑब्वियसली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आता है, पॉइजन्स रेशियो अगेन इलास्टिसिटी में आता है, रेनॉल्ड्स नंबर फ्लूइड में आता है, अब सिलेबस में नहीं है वैसे, रिलेटिव डेंसिटी शायद तुम जानते होगे डेफिनेशन, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी रो आर इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो कट जाएंगे ना डायमेंशन, अपने आप डायमेंशन कट जाएंगे। ऐसे ही 12th के एरिया में एक शब्द है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज म्यू आर और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के। ये सब लोग डायमेंशनलेस होते हैं, बस लिख लीजिए, खासकर 11th वाले बच्चे। धीरे धीरे आप जैसे सिलेबस अनफोल्ड करेंगे आपको आएगा समझ में, और बाकी जो 12th 13th के हैं उनको काफी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक। अच्छा जी। अब घुमा फिराकर अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो हमें इस दुनिया में 4 तरह के लोग मिलेंगे। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब कुछ ऐसे कांस्टेंट जिनका कोई डायमेंशन नहीं है, जैसे नंबर्स 1 2 3 4 पाई ई वगैरह वगैरह, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। फिर डायमेंशनल कांस्टेंट दैट मींस कांस्टेंट भी 2 प्रकार के हो सकते हैं और वेरिएबल भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, कांस्टेंट भी 2 प्रकार के हो सकते हैं और वेरिएबल भी 2 प्रकार के
हो सकते हैं। वेरिएबल भी दो प्रकार के हो सकते हैं, कांस्टेंट भी दो प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन नहीं है और ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन है ना, ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन है जैसे जी एच वगैरह वगैरह। ऐसे वेरिएबल जिनका कोई डायमेंशन नहीं है जैसे एंगल, स्ट्रेन एक्सेट्रा। और ऐसे वेरिएबल जिनका डायमेंशन है जैसे फोर्स, वेलोसिटी वगैरह वगैरह। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो कांस्टेंट भी विदाउट डायमेंशन एंड विद डायमेंशन हो सकता है, वेरिएबल भी विदाउट डायमेंशन एंड विद डायमेंशन हो सकता है। अच्छा जी, और एक बात समझिए, जो मैथमेटिकल फंक्शन है, हमारे जो मैथमेटिकल फंक्शन है जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, log x, sin x, e की पावर x, है ना, इन तीनों एक्सरसाइज में x डायमेंशनलेस होगा। log x में x डायमेंशनलेस होगा, sin x में भी x डायमेंशनलेस होगा, e की पावर x में भी x डायमेंशनलेस होगा। स्पेशल पॉइंट टू बी नोटेड। एंड सिमिलरली किसी भी नंबर की पावर चढ़ा दूंगा मैं तो पावर हमेशा ही डायमेंशनलेस होती है। किसी भी नंबर की पावर चढ़ा दूंगा तो वो हमेशा डायमेंशनलेस होती है। और अभी जो पीछे पॉइंट रखा था वो दोबारा फिर रख रहा हूं कि इनपुट और आउटपुट इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, मैं लिखूं y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, मैं लिखूं y इज इक्वल टू log x, तो इन तीनों इक्वेशन में x और y दोनों डायमेंशनलेस हैं। इन तीनों ही इक्वेशन में x भी डायमेंशनलेस है, x कॉमा y दोनों ही डायमेंशनलेस हैं। x भी डायमेंशनलेस है, y भी डायमेंशनलेस है। समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, ये सब बातें समझ में आ गई, डायमेंशंस अब हम सीख चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा यूज होती है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत सिंपल बात कहती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि एक जैसी चीजों को ही जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x क्वांटिटी में y क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं, या x क्वांटिटी में y क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, या x क्वांटिटी को y क्वांटिटी के इक्वेट कर रहा हूं, या x क्वांटिटी को y क्वांटिटी से बड़ी है ऐसा लिख रहा हूं, या x क्वांटिटी y क्वांटिटी से छोटी है ऐसा लिख रहा हूं। सही बात है। ये जो ऑपरेशंस मैंने लिखे हुए हैं इस समय बोर्ड पर, ये ऑपरेशन मीनिंगफुल, ये सभी ऑपरेशन मीनिंगफुल केवल और केवल तभी हो सकते हैं जब x का डायमेंशन और y का डायमेंशन आपस में बराबर हो। इनफैक्ट डायमेंशन बराबर हो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट बराबर होने चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है। वही लिखते हैं यूनिट ऑफ x एंड y, x एंड y मस्ट हैव सेम यूनिट, x and y must have same unit, must have same unit। यूनिट सेम होने चाहिए भाई, तब हो पाएगा ये जो ऑपरेशंस हैं, ये जो ऑपरेशन अपन ने किए है ना, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये ऑपरेशन मीनिंगफुल तभी बनेंगे जब x और y के यूनिट सेम हो। और अगर यूनिट सेम होंगे तो डायमेंशन तो सेम हो ही जाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यहां से एक और टंग ट्विस्टर टाइप का एक स्टेटमेंट बनता है जो कभी कभी पूछा जा सकता है कि क्या दो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम है उनको हमेशा ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है? आंसर है मे और मे नॉट। इफ टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन देन दे मे और मे नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। क्यों? क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि दो क्वांटिटीज अलग अलग हों पर उनके डायमेंशन सेम हो, जैसे एनर्जी और टॉर्क। एनर्जी और टॉर्क का दोनों का डायमेंशन सेम है पर दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके यूनिट सेम नहीं है। टॉर्क का यूनिट जूल नहीं है, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, जबकि एनर्जी का यूनिट है जूल। समझ में आ जाती बात? तो दो क्वांटिटी के अगर डायमेंशन सेम है तो जरूरी नहीं है कि हम उनको ऐड कर सकें, पर अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही हैं तो उनके डायमेंशन सेम होंगे, ये जरूरी है। इफ टू क्वांटिटीज आर एडेड दे मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। If two quantities have same dimensions, then they may or may not be added. I hope ये statement आपको समझ में आ रहा है है ना? I hope समझ में आ रहा है। If added और subtracted वगैरह वगैरह, तो इसका कंक्लूजन है कि डायमेंशन सेम है, डायमेंशन या यूनिट सेम है। समझ में आनी चाहिए बात। और अगर डायमेंशन सेम है, अगर डायमेंशन सेम है तो मे और मे नॉट बी एडेड, मे और मे नॉट
मे और मे नॉट बी एडेड। मैंने इशारे में लिख दिया है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इशारे में लिख दिया है, उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। अब इस पर कुछ सवाल अगर हम देखें, ज्यादा सवाल तो नहीं कर पाएंगे हम इस एक्सरसाइज में, ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है, अभी हमें काफी और भी करना है। कुछ सवाल अगर देखें, जैसे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट, तो मैंने बताया था लेटेंट हीट कैसे निकालोगे, एनर्जी को मास से डिवाइड कर दो, है ना, एनर्जी को मास से डिवाइड कर दो। तो mL/T-2 को मास से डिवाइड कर दो। 2024 का क्वेश्चन है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम सीधा प्रश्न है। ठीक। G is the if epsilon naught is the permittivity of free space, epsilon naught, not G, if epsilon naught is the permittivity of free space, epsilon naught E square के डायमेंशन क्या होंगे? ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी को, एनर्जी mL/T-2, ये एनर्जी है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा हमें? mL-1T-2। देख रहे हो, फ्री के मार्क्स हैं, एकदम ही फ्री के मार्क्स हैं, एकदम गट्ट से फ्री के मार्क्स हैं, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगुलर इंपल्स, अभी एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम जैसी होती है, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। तो एम रहा एम, वी रहा L/T-1 और आर रहा एल, तो क्या बन गया? mL/T-1। तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पर, सब 2024 के सवाल लिए मैंने, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पर आपको सवाल मिले। ठीक। तो ये एक हिस्सा था जिसमें सीधे डायमेंशन वो आपसे पूछ सकता है किसी चीज का। अब हम और आगे बढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन देखें, जिसको डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस से 3 काम किए जा सकते हैं, 3 काम किए जा सकते हैं। पहला काम किया जा सकता है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन दी हुई है तो ऑब्वियसली सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। दूसरा काम किया जा सकता है डिड्यूसिंग द रिलेशनशिप। मैंने कह दिया कि कोई क्वांटिटी है और वो इन पर डिपेंडेंट है, तो मैं एक फॉर्मूला इमेजिन कर लूंगा, पावर चढ़ाकर A B C, है ना, और फिर क्या करूंगा, दोनों तरफ डायमेंशंस इक्वेट कर दूंगा। दैट इज द सेकंड यूज। और तीसरा, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर, तो हम अच्छे से जानते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2 का इस्तेमाल किया जाता है। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 क्या है? N1 सिस्टम 1 में न्यूमेरिकल वैल्यू है, U1 सिस्टम 1 की यूनिट है, N2 सिस्टम 2 में न्यूमेरिकल वैल्यू है, U2 सिस्टम 2 की यूनिट है। 3 तरह की सवाल यहां पर बन सकते हैं। पहला डायमेंशनल कंसिस्टेंसी पूछ लेगा, दूसरा रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेगा कि मान लेते हैं कि फोर्स को, लेंथ को और एरिया को मान लेते हैं फंडामेंटल मान लेते हैं, बताइए क्या लिखा जाएगा, वगैरह वगैरह। और तीसरा सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, जिसमें इस पर कम सवाल आते हैं, इन दोनों पर हमें ज्यादा सवाल देखने मिलते हैं। ठीक। इक्का दुक्का सवाल अभी देखते हैं। अच्छा जी, डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है? क्या लिमिटेशन है? ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताती है। नो इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट, है ना। अच्छा जी, केवल प्रोडक्ट टाइप का रिलेशनशिप हो तभी ये कारगर है, नहीं तो फेल कर जाएगी। न्यूमेरिकल करेक्टनेस फॉर्मूले इसकी नहीं बता सकती है ना। और अगर क्वांटिटीज जो इन्वॉल्व हैं, अगर वो नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? अननोन हो जाएंगे ज्यादा, इक्वेशंस बनेंगी कम, और ऐसा हो जाने से भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कोई पूछता नहीं है लिमिटेशंस, बस मैंने रख दिया है तुम्हारे सामने। अब देखिए जरा सवाल फिर 2023 का क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट c, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक कांस्टेंट h आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन द डायमेंशन ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे? तो भाई हम इमेजिन करेंगे कि लेट अस इमेजिन मास कैन बी रिटन एज velocity of light is c to the power a, gravitational constant g to the power b और Planck constant h to the power c, ऐसा लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे कि सबके डायमेंशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। सबके डायमेंशन एक एक करके सबके डायमेंशन रख देंगे। तो इधर तो मास है, उसका तो डायमेंशन m ही है, वो वेलोसिटी है, तो कितनी हो गई? Lt-1, Lt-1 की पावर a। ये भाई साहब जो g है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्या g F(r²) डिवाइडेड बाय m1 m2 मतलब m² जैसा है। इसका डायमेंशन अगर हम देखें, फोर्स को रख दें mL/T-2, ये फोर्स है, इंटू r² मतलब L² डिवाइडेड बाय m²। तो क्या मिल गया अपने को? m-1 L3 और T-2 टू दी पावर कितना? b। और तीसरी चीज क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। समझाया था मैंने प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकलता है। एनर्जी E इज इक्वल टू h इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, तो टाइम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी इंटू टाइम
इज प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी इंटू टाइम इज प्लैंक कांस्टेंट। एनर्जी होती है mL/T-2, उसमें टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया mL/T-1, तो mL/T-1 टू द पावर c। अब क्या करेंगे भाई, अगला स्टेप क्या है, m की पावर्स इकट्ठी करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वेट करेंगे, l की पावर इक्वेट करेंगे, t की पावर इक्वेट करेंगे, और ऐसा करके इक्वेशन बना के सॉल्व करके वैल्यूज निकाल लेंगे। समझ में आ जाता है, ऐसा है। तो इस तरह के सवाल बन जाते हैं, यहां पर क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं। फिर ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या चाहता है, डायमेंशन फॉर्मूला डेंसिटी का चाहता है, तो फिर हम वही करें कि डेंसिटी रो इज इक्वल टू एफ टू द पावर ए, वेलोसिटी टू द पावर बी, और टाइम टू द पावर सी। फिर वही गेम दोबारा खेल लें, सिंपल सिंपल सिंपल। चलिए जी, इस तरह के सवाल हमें मिलेंगे तो और PYQs आप अपने से करेंगे। अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, कैसे निकलता है, रूल्स क्या है, सब मैंने यहां पर PPT में है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। फटाफट से देखिए, बहुत आसान एरिया है, ठीक। होते क्या हैं सिग्निफिकेंट फिगर, होते क्या हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर जब भी हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, तो जो भी लोग हमें सर्टेनिटी से पता है, दैट +1, जितने भी डिजिट हमें सर्टेनिटी से पता है वो, और एक और उसमें जोड़ दोगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ज्यादा मेजरमेंट बेहतर होता है ना, सही है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर किसी डिजिट में होंगे, हम कहेंगे कि मेजरमेंट उतना बेहतर है, उतना अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। सीधे रूल्स पर आ जाते हैं, कैसे पता करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, सीधे रूल्स पर आ जाते हैं। तो देखो, सारा गेम 0 का है, क्योंकि सभी नंबर 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर हर परिस्थिति में सिग्निफिकेंट है। ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, बात ही खत्म हो गई। चाहे डेसिमल हो चाहे डेसिमल ना हो, जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं वो हर परिस्थिति में सिग्निफिकेंट है। तो जो भी समझना है, किसके लिए समझना है, जीरोस के लिए समझना है, ठीक है। उसको देखिए, उसके लिए रूल लिखे हुए हैं सारे, फटाफट फटाफट देखिए। जैसे रूल सेकेंड, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरो ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, जैसे ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, ये और ये, मतलब होगा ना इनका सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। और यहां देखो, क्या ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं है, सही बात है। तो वही बात इसने कह दी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, मतलब डेसिमल वाला नंबर है, तो जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखें तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है ना, डेसिमल के राइट में और किसी नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में अगर हम डिजिट की बात करें तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, जबकि यहां ये 0 सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि यहां 1 आ गया। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी एक नंबर है, इसके लेफ्ट में भी एक नंबर है। ये सिग्निफिकेंट क्यों नहीं हुए, क्योंकि इनके लेफ्ट में कोई नंबर नहीं है। तो डेसिमल वाले लोग अगर हैं तो उसमें ये गेम चलेगा। अच्छा जी, फिर एक शब्द होता है ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस होती हैं जो लास्ट में जीरो आती हैं, लास्ट में जीरो आती हैं। तो अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल नहीं है, उसमें अगर ट्रेलिंग जीरोस है जैसे ये, तो ये जो दो ट्रेलिंग जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगी। हेंस केवल 101 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, समझ गए। और आखिरी चीज, अगर हम नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलें या उसका यूनिट बदल दें, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12.3 कोई नंबर है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं इसमें, 3। अब मैं इसको ऐसे लिख लूं, 1.23 इंटू 10 टू द पावर 1, 0.123 इंटू 10 टू पावर 2, 0.0123 इंटू 10 टू पावर 3, वगैरह वगैरह। सिग्निफिकेंट डिजिट 3 थे, 3 ही रहेंगे, ठीक। तो एक बार सबको समअप कर लें, क्या रूल्स हैं। रूल्स बहुत आसान है। 1 से 9 तक सभी लोग सिग्निफिकेंट हैं, पहला पॉइंट। 1 से 9 तक सभी लोग सिग्निफिकेंट हैं, पहला पॉइंट। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट, वो सारे जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट के बीच आएंगे उनको सिग्निफिकेंट कहा जाएगा। वो सारे जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट के बीच आएंगे उनको सिग्निफिकेंट कहा जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अगर नंबर 1 से छोटा है, अगर नंबर 1 से छोटा है ना, तो नंबर के लेफ्ट में जो जीरोस होंगे, जैसे इसके लेफ्ट में जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। हाँ, अगर लेफ्ट में कोई नंबर हो
तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, जैसे कि यहां हो गए। और ट्रेलिंग जीरोस की बात करें, ट्रेलिंग जीरोस की बात करें तो अगर डेसिमल नहीं है तो जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, पर अगर डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और आखिरी चीज जो यहां पढ़ी हमने वो ये पढ़ी कि यूनिट बदलने से सिग्निफिकेंट की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अच्छा जी। अब दो चीजें और हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हम दो नंबर्स का करें तो रिजल्ट जो आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट लिखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें तो जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट लिखेंगे। इसके रूल हैं, समझ लो जरा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल के बाद उतने ही टर्म होंगे जितने लीस्ट नंबर ऑफ टर्म थे डेसिमल के बाद उन लोगों में जिनको जोड़ा जा रहा था। जैसे पढ़ो जरा क्या कहता है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहा है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन द ऑपरेशन व्हिच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जिसके पास लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं या जिस नंबर के पास लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उतना ही डेसिमल प्लेसेस रिजल्ट में आएगा। यह है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कहानी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और कोशेंट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। मतलब जो लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं उसमें जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर होगा उसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसी वजह से इस इन रूल्स की वजह से ही हमें करनी पड़ती है राउंडिंग, हमें करनी पड़ती है राउंडिंग। ठीक, राउंडिंग के भी नियम बड़े से क्लियर हैं कि अगर हमें जहां तक राउंड करना है उसका अगला वाला नंबर अगर 5 से बड़ा है तो हम जानते हैं कि हम प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं। अगर 5 से छोटा है तो जैसा है वैसा ही छोड़ देते हैं। और अगर एग्जैक्ट 5 है, अगर एग्जैक्ट 5 है तो फिर उससे पहले वाला जो डिजिट है जहां तक राउंड ऑफ करना है वो देखते हैं कि ऑड है या इवन है। अगर इवन है तो ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर ऑड है तो 1 से बढ़ा देते हैं। समझ में आ जाती बात। सारे जो रूल हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गए होंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर की बेसिक थ्योरी है। आइए फटाफट से इसको जरा प्रैक्टिस करके देखें कि क्या सिचुएशन बन रही है, कहां पर क्या कहानी बन रही है। जैसे ए में देखो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं इसमें, क्या ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हैं? यस हैं। तो 1 2 3 4 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें? 4 है ना। दैट मींस ए के साथ कौन मैच कर गया? ए के साथ मैच कर गया 2। फिर आ जाते हैं बी में। बी में देखिए कितने सिग्निफिकेंट हैं, ये सिग्निफिकेंट है, ये है, बिल्कुल है। लास्ट वाला ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, हेंस कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होगा इसमें? 3। ठीक, सही है। अच्छा जी, सी में आ जाते हैं। सी में आ जाते हैं। अच्छा जी, तो देखो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहां 1 पड़ा हुआ है, ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहां पर 1 पड़ा हुआ है। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होगा भाई साहब? 6। और आखिरी में आ जाते हैं, लास्ट में आ जाते हैं। क्या हम समझ रहे हैं कि ये 3 तो ऑब्वियसली ये जो 3 है ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो हमें यहां से कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5। हेंस इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5। 2024 का ही क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा ऑब्वियसली हमारा सी। ठीक, बहुत आसान, एकदम स्ट्रेट एप्लीकेशन, एकदम स्ट्रेट एप्लीकेशन, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दूसरा देखो ये भी 2024 का ही है, ये भी 2024 का है। कह रहा है कि मैंने टाइम पीरियड मेजर किया क्लॉक का और वो आया ये और फिर मैंने क्या किया? एरिथमेटिक मीन किया, मतलब जोड़ा। कौन सा रूल यूज होगा? एडिशन वाला। क्या कहता था वो रूल कि जो डेसिमल के पास के बाद लीस्ट नंबर ऑफ प्लेसेस थी वही रिजल्ट में आएगी। यहां देखो डेसिमल के बाद कितने लोग हैं? 2 3 1 2। हेंस आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो सकता है। आंसर में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हो सकता है। बात हो गई खत्म, जोड़ना वोड़ना है नहीं, हमें खत्म हो गई बात, सिंपल। समझ में आती है बात? ऐसा है भाई। ठीक, इस तरह के सवाल आपको सिग्निफिकेंट पर मिलेंगे। चलो भाई, अब हम आ जा रहे हैं हमारे एरर इन मेजरमेंट के ऊपर। एरर, तो जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो एरर उसमें होता है। एरर क्यों होता है? उसके बहुत सारे रीजन हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, है ना। और एरर होता क्या है पहले हम ये समझ लें। तो एरर होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का गैप। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का गैप एरर होता है। मतलब वैल्यू ये आनी चाहिए थी कायदे से, जी का वैल्यू 9.8 आना चाहिए था, पर आ रहा है 9.6।
तो इतना एरर हो गया, ये एरर है। ठीक, अच्छा जी अब देखिए, इस एरर को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं या दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, एक जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक एरर या कंट्रोलेबल एरर, और दूसरा जिसको कहते हैं रैंडम एरर, जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। ये जो सिस्टमैटिक एरर या कंट्रोलेबल एरर है ना भाई, ये काफी इजीली रिमूव किया जा सकता है। ये या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका साइन फिक्स्ड होता है, या तो ये पॉजिटिव होता है या ये नेगेटिव होता है। इसका मैग्नीट्यूड और साइन दोनों ही चीजें फिक्स्ड रहती हैं। मैग्नीट्यूड, इस एरर का जो मैग्नीट्यूड है, इस एरर का जो मैग्नीट्यूड है और इस एरर का जो साइन है, वो दोनों ही फिक्स्ड रहते हैं। मैग्नीट्यूड एंड साइन आर फिक्स्ड, और ये कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। और ये इन कारणों की वजह से हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ गलती हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर वगैरह चेंज हो गया, ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है उसने एरर कर दिया, या कोई पर्सनल कारण से एरर हो गया, है ना, किसी पर्सनल कारण से एरर हो गया, वगैरह वगैरह। ये कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, इसको दूर किया जा सकता है। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में जो जीरो एरर होता है वो इसी का एग्जाम्पल है, सिस्टमैटिक एरर का एग्जाम्पल है। दूसरे तरह का जो एरर है वो कहलाता है रैंडम एरर। ये चिंता का विषय है, क्योंकि ये उन कारणों की वजह से हो रहा है जो हमें पता भी नहीं है, अननोन कॉजेस, जो हमें पता भी नहीं है। दैट मीन्स वो इतने माइक्रोस्कोपिक स्केल पर हैं कि हम उन कारणों को ना तो इवेल्युएट कर सकते हैं ना ही दूर कर सकते हैं। हेंस एक बात 100% पक्की है कि रैंडम एरर को कभी भी पूर्ण रूप से हटाया नहीं जा सकता है। दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। रैंडम एरर को हटाया ही नहीं जा सकता है, और इनका मैग्नीट्यूड और साइन दोनों वेरी करता है। दे वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड साइन, दे वेरी इन मैग्नीट्यूड एंड साइन, क्योंकि साइन में भी ये वेरी करते हैं। दैट मीन्स मान लेते हैं पहली ऑब्जर्वेशन में पॉजिटिव सेंस में कंट्रीब्यूट किया एरर ने, दूसरी ऑब्जर्वेशन में नेगेटिव सेंस में किया। हेंस हम इनको प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं। तो हम डेटा को फिर ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो जब भी आपको कोई चीज ऐसी लिखी दिखे, आप समझ लेना कि ये जो डेल्टा एक्स है ये रैंडम एरर को डिनोट कर रहा है, और रैंडम एरर की भी मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट कर रहा है, क्योंकि वैल्यू भी वेरिएबल है। तो अपन किसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें और मैक्सिमम एरर के लिए तैयार रहें, तो काम चल जाएगा ना, फिर काम चल जाएगा। ठीक, ठीक है जी, ऐसा है। इसको दूर तो खैर नहीं किया जा सकता, पर कम ही किया जा सकता है। इसको कम करने का केवल एक तरीका है कि आप ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके उसका एवरेज लें। एक ही तरीका है, रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सही है, सो दैट कभी प्लस कभी माइनस के रूप में आकर ये आपस में कट जाए। ठीक, अच्छा जी, फिर है अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का क्या मतलब है? मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब है कि हमने डिफरेंट रीडिंग्स ली। ठीक, मान लेते हैं वो रीडिंग है R1 R2 R3 वगैरह वगैरह। ठीक है जी, फिर उन रीडिंग्स का हमने एक तरह का एवरेज लिया, उससे हमें मिलेगी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू का क्या मतलब है? ट्रू वैल्यू का मतलब है कि तुमने जो रीडिंग्स ली, मान लेते हैं पहली रीडिंग थी R1, दूसरी रीडिंग थी R2, और ऐसे करके तुमने Rn तक n रीडिंग्स ली डिवाइडेड बाय n, ये हो जाएगा क्या? ट्रू वैल्यू। ठीक, ट्रू वैल्यू। ठीक है जी, फिर है एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। ये जो ट्रू वैल्यू है, मैं इसको R एवरेज इस तरह से अगर डिनोट करूं, तो हर रीडिंग में जो एरर होगा, क्या वो इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या? R1 माइनस R, ऐसे ही R2 माइनस R, R3 माइनस R वगैरह वगैरह, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, ये जो हर रीडिंग में एरर आ रहा है, इसका अगर मैं मीन ले लेता हूं, तो बनता है मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ रहे हो मेरी बात? इस तो बनता है मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर इस मीन एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करता हूं तो बनता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब है मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा आर बार, ये इसका सिंबल है। तो डेल्टा आर बार डिवाइडेड बाय आर बार, ये है रिलेटिव एरर। और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा
परसेंटेज एरर, तो बन जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, वैसे इस पर कुछ पूछा नहीं जाता, डोंट वरी। फिर आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पर। सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन और पावर। अगर दो नंबर का सम है, तो जैसे x और y हैं, तो फिर उनके एरर dx प्लस dy की तरह लिखे जाते हैं। डिफरेंस है तो भी dx प्लस dy की तरह लिखे जाते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट में है अगर कोई नंबर, जैसे z बराबर x इंटू वाई ऐसा है, तो पहले हम log लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसा जब करेंगे तो हमें मिलेगा dz बाय z इज इक्वल टू dx बाय x प्लस dy बाय y। समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसा हमें मिलेगा। डिवीजन में है अगर, तो भी हम log लेकर डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हमें ऐसा ही मिलेगा, dz बाय z इज इक्वल टू dx बाय x प्लस dy बाय y। यहां पर y रीडिंग है और dy उसमें एरर है। और पावर में है, जैसे फॉर एग्जांपल z बराबर x टू दी पावर a और y टू दी पावर b ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर dz बाय z इज इक्वल टू a dx बाय x प्लस बी डी वाई बाय वाई। आप इनको चाहें तो फॉर्मूलों की तरह ले सकते हैं, सीधे सीधे यूज हो जाते हैं, सीधे सीधे यूज हो जाते हैं। इन चारों केसेस में इस तरह की कहानियां रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ वायर आर दिस ईच, देन परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रोहो इंटू एल डिवाइडेड बाय ए, और एरिया है पाई आर स्क्वायर, एरिया है पाई आर स्क्वायर। रोहो और पाई तो कांस्टेंट है, तो बेसिकली एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर रहा। ठीक है जी। इसको अगर मैं लॉग ले लूं, तो मुझे मिलेगा लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ रोहो प्लस लॉग ऑफ एल माइनस लॉग ऑफ पाई माइनस 2 लॉग ऑफ आर। और अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझे मिलेगा डी आर बाय आर। ये स्टेप मैं चाहूं तो सीधा भी लिख सकता था, इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा, डी एल बाय एल और प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी आर बाय आर। ये स्टेप हम सीधा भी लिख सकते थे, पीछे जो मैंने बताया था उसकी मदद से। अब इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो डी एल बाय एल इंटू 100 इज 0.1%, और डी आर बाय आर इंटू 100 भी 0.1% है, तो 0.2 प्लस 0.1 मिलकर कितना हो गया, 0.3% हो गया। आंसर हमारा बी आता हुआ हमें दिखाई देगा। समझ आ जाती बात? ऐसा है भाई साहब। फिर दूसरा देखिए, क्या कहता है? कहता है कि कोई क्वांटिटी है जो इस तरह से डिपेंडेंट है, तो बता दीजिए परसेंटेज एरर इन क्यू। तो देखो, डी क्यू बाय क्यू, अभी पीछे जो बताया था उसके अनुसार सारी पावर आगे आ जाएंगी, 4 टाइम्स ऑफ डी ए बाय ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी बी बाय बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी सी बाय सी। ठीक। अच्छा जी, अब ए बी सी में एरर है 3%, 4% और 5% का, हेंस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। जोड़ लो सबको जोड़ लो। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 24 और 5 2 जा 10, है ना? 24 प्लस 24 ही हो ना, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 10, है ना भाई? तो 34% के आसपास आ रहा है, 33% वो दे रहा है, उसके आसपास हमारा आंसर आता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा। ठीक है भाई साहब। सिमिलरली सेम है, तो देखो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 डीए बाय ए, 3 डीबी बाय बी और प्लस का 4 डीसी बाय सी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा थर्ड ऑप्शन है। डायरेक्ट एकदम ओरल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी यूनिट की तरफ, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। बहुत आसान है, बेमतलब में बच्चे इनसे डरते हैं, बहुत ज्यादा आसान एरिया है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए जी, तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी लीस्ट काउंट को समझना, उसमें होने वाले एरर को समझना। ठीक। एक्यूरेसी और प्रिसीजन दो चीजें हैं। प्रिसीजन जो है वो हमें बताता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट कितना है, और एक्यूरेसी हमें बताता है कि जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। ये दो चीजें हैं, अब सिलेबस में नहीं रही हैं, पहले पुराने टाइम में सिलेबस में थी। ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, जिसमें दो तरह के स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल, वर्नियर स्केल, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक। अच्छा जी, इस वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। इस वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है, वो लीस्ट काउंट मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन MSD
1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट को निकालने का तरीका है और यही तरीका हमें फॉलो करना है, यही तरीका हमें फॉलो करना है चाहे कुछ हो जाए, है ना। 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक। अच्छा जी, अब जब हम रीडिंग लेंगे तो वर्नियर के दोनों जॉस को जब हम मिला देंगे तो वर्नियर का 0 और मेन का 0 एक ही जगह पर आ रहा है या वर्नियर का 0 पीछे छूट रहा है या आगे छूट रहा है, उसके अकॉर्डिंग 0 एरर होता है। अगर दोनों के 0 एक ही जगह पर आ जाते हैं तो फिर नो 0 एरर, तो फिर ये सिचुएशन नो 0 एरर की सिचुएशन होती है, नो 0 एरर। अच्छा जी, अगर वर्नियर का 0 आगे निकल जाता है जैसे यहां, तो ये पॉजिटिव 0 एरर की सिचुएशन होती है, पॉजिटिव 0 एरर की सिचुएशन होती है, दिमाग में बिठा लो। और पॉजिटिव 0 एरर को कैसे निकाला जाता है, पॉजिटिव एरर को कैसे निकाला जाता है, तो पॉजिटिव एरर को निकालने का फॉर्मूला है कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, ये फॉर्मूला है पॉजिटिव एरर को निकालने का, ठीक। अगर वर्नियर का 0 पीछे रह गया है तो ये नेगेटिव एरर की सिचुएशन है, नेगेटिव एरर की सिचुएशन है। और नेगेटिव 0 एरर, इस केस में जो एरर है उसको जब लिखा जाएगा तो माइनस साइन के साथ लिखा जाएगा, एरर हमेशा साइन के साथ लिखा जाता है। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ये जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर स्केल पर अगर n है तो n माइनस ऑफ कोइंसाइडिंग, n माइनस ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट, है ना। ये एरर को लिखने का तरीका है। अब मेजरमेंट कैसे लिया जाएगा, मेजरमेंट कैसे लिया जाएगा, जिस भी चीज को मेजर करना उसको फंसाया। मेन स्केल पर जो दिख रहा है वो है मेन स्केल रीडिंग, MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस इस समय वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस एरर, माइनस एरर इज मेजरमेंट। ये मेजरमेंट को निकालने का फॉर्मूला है, मेजरमेंट। क्या मेन स्केल पर क्या दिख रहा है, मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर, हेंस पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव एरर जुड़ जाएगा, पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव एरर जुड़ जाएगा। समझ में आ जाती है बात, ऐसा है। अच्छा जी, ठीक इसी प्रकार से स्क्रू गेज, ठीक इसी प्रकार से स्क्रू गेज है जो कि अगेन एक मेजरिंग डिवाइस है। इसमें भी दो तरह के स्केल हैं, एक मेन स्केल, एक सर्कुलर स्केल। एक मेन स्केल दिख रहा है तुम्हें पीछे, एक सर्कुलर स्केल दिख रहा है, ठीक है भाई। अच्छा जी, यहां भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है वो है लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट। पर लीस्ट काउंट में जाने से पहले, लीस्ट काउंट में जाने से पहले हमें पिच, एक शब्द होता है पिच, वो समझना पड़ेगा। पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच का मतलब होता है कि एक पूरा राउंड अगर मैं सर्कुलर स्केल का घुमाता हूं तो मेन स्केल पर कितना एडवांसमेंट होता है, दैट इज पिच, है ना। एक कंप्लीट रोटेशन में, है ना, मूवमेंट ऑन मेन स्केल या रीडिंग ऑफ मेन स्केल समझ लो, मूवमेंट ऑन मेन स्केल, मूवमेंट ऑन मेन स्केल, मूवमेंट ऑन मेन स्केल फॉर वन कंप्लीट, फॉर वन कंप्लीट, for one complete rotation, movement on main scale for one complete rotation को पिच कहते हैं, है ना। और जो लीस्ट काउंट होता है स्क्रू गेज का, दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये इसके लीस्ट काउंट को निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। बहुत आसान, बहुत आसान। अच्छा जी, यहां भी 0 एरर होता है क्या सर? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। हम अगेन अगर उसको पूरा टाइटन कर देंगे तो हमारा सर्कुलर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक ही जगह पर अगर आ जाता है जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है, तो ये 0 एरर, नो 0 एरर की सिचुएशन है, नो 0 एरर की सिचुएशन है ना, नो 0 एरर की सिचुएशन है। ये भाई सही है। ऐसा अगर मेरा सर्कुलर स्केल का 0 पीछे रह जाता है और छोटा नंबर का डिजिट 3, 4, 5 कोइंसाइड करता है तो ये पॉजिटिव 0 एरर की सिचुएशन है, पॉजिटिव 0 एरर की सिचुएशन है। और पॉजिटिव 0 एरर भी ठीक वैसे ही निकाला जाएगा जैसे वर्नियर में निकाला गया था। कैसे भाई साहब? कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन,
कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, पॉजिटिव एरर आ जाएगा। ठीक, अच्छा जी, और अगर ये पीछे ना रह जाए और बड़ा नंबर कोई मैच करे लाइन से, तो कैसा एरर है? तो नेगेटिव एरर है। तो नेगेटिव एरर है, नेगेटिव एरर भी ठीक वैसे ही निकलेगा जैसे वहां निकाला गया था, माइनस ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल अगर n है तो n माइनस ऑफ कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। सेम, कोई फर्क नहीं है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मेजरमेंट लेने का तरीका भी दोनों का बिल्कुल एक जैसा है। हेंस मेजरमेंट लेने के लिए किसी चीज को, जिस भी रॉड की लेंथ को लेना, मेजर करना, यहां फंसाया हमने, मेन स्केल पर क्या दिख रहा है वो लिखा, उसको मेन स्केल रीडिंग बोलेंगे। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, उसको कोइंसाइडिंग सीएसडी बोलेंगे, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस एरर, माइनस एरर इज मेजरमेंट। वही तरीका मेजरमेंट का जो हमने वर्नियर के लिए यूज किया, सेम, कोई फर्क नहीं है। यहां भी पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव एरर जुड़ जाएंगे, पॉजिटिव एरर सब्ट्रैक्ट होंगे और भाई साहब नेगेटिव एरर जुड़ जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल एक जैसे। अगर तुम्हें वर्नियर समझ में आ गया तो स्क्रू गेज भी समझ में आ गया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आइए अब जरा देखें जरा सवाल 2024 में क्या पूछा। वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू nth division on main scale coincides with n plus is equal to m वन मेन स्केल डिवीजन, तो बेसिकली उसने वन मेन स्केल डिवीजन, वन MSD की जो वैल्यू है वो दे दी m, और फिर कहता है कि इफ n डिवीजन ऑन मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो n मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रही हैं n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन से। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर बता दीजिए, है ना, लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 MSD माइनस 1 VSD बाई डेफिनेशन, 1 MSD माइनस 1 VSD बाई डेफिनेशन। अच्छा जी, यहां से अगर हम वन वर्नियर स्केल डिवीजन देखें तो वो है n/n+1 MSD, तो दिस इज इक्वल टू 1 MSD वन मेन स्केल डिवीजन माइनस n/n+1 मेन स्केल डिवीजन, और 1 MSD का वैल्यू कितना है m, इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ऑफ n/n+1 इंटू m, ऊपर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा हमें m डिवाइडेड बाय n+1, m डिवाइडेड बाय n+1। एकदम इजी, एकदम इजी पीजी, एकदम ही डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, एकदम सीधे सीधे बेचारे गरीब क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा जी, सर्कुलर स्केल का देखिए, 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज ऑफ पिच 1 mm, तो बेचारे ने पिच तो सीधे ही सीधे दे दिया, हेंस जो लीस्ट काउंट होगा, क्या वो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 mm, क्योंकि 100 तो डिवीजन है और लीस्ट काउंट क्या होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। विद नो मेजरिंग क्वांटिटी इन बिटवीन द जॉज, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन। तो ये चीज क्या चीज बताने के लिए कही गई है? एरर बताने के लिए कही गई है, तो एरर हो जाएगा 5 इंटू लीस्ट काउंट, ये एरर हो गया। अच्छा जी, डायमीटर ऑफ द वायर इज देन मेजर्ड यूजिंग द स्क्रू गेज, इट इज फाउंड दैट द 4 लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल while 60 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन, तो डायमीटर बता दीजिए। तो भाई साहब जो मेजरमेंट इज इक्वल टू मेन स्केल पर क्या दिख रहा है आपको? मेन स्केल पर 4 डिवीजन दिख रहे हैं, तो मेन स्केल पर 4 डिवीजन दिख रहे हैं तो 4 mm, तो मेन स्केल का रीडिंग हो गया, प्लस कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन कौन सा है 60th, तो 60th इज द कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस एरर, क्या मेरी बात समझे? माइनस एरर, ठीक है जी। तो एरर है 5 इंटू लीस्ट काउंट, तो वहीं आ जाते हैं 60 माइनस 5 55 हो गया, लीस्ट काउंट 1/100 है ना, लीस्ट काउंट 1/100 mm में जा रहा है, तो क्या सीधे सीधे 4.55 mm आता हुआ आंसर दिखाई दे रहा है, एकदम साफ, एकदम बढ़िया आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, 4.55 mm जानदार आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और सवाल, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1/20 n सेंटीमीटर,
value of one division on main scale is 1 mm, then the number of division on main scale that coincides with n division of vernier scale. ठीक है जी, मान लेते हैं कि जो उसने पूछा है m है वो, तो m मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रही है किससे? n डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, n वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसा मान लेते हैं। लीस्ट काउंट उसने बता रखा है 1/20n, हम जरा लीस्ट काउंट निकालें तो लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, है ना, ये बात है। और वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 mm, दैट मीन्स क्या, वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 1 mm। ठीक है जी, तो यहां से VSD का वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ स्मॉल m बाय कैपिटल N इंटू मेन स्केल डिवीजन विच इज 1 mm। और क्वेश्चन के अनुसार लीस्ट काउंट कितनी है? 1/20n सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे अगर तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, हेंस इसको मिलीमीटर में रखेंगे तो 1/2n आएगा। ये कितना आएगा? 1/2n मिलीमीटर में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक हमें समझ में आया है। ठीक, अच्छा जी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें निकालना है स्मॉल m। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 2 उधर चला जाएगा, हेंस n इज इक्वल टू, ये n इधर आ गया, नहीं n तो कट ही जाएगा ना, ये वाला n और ये वाला n एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, तो 2 उधर जाएगा, यहां 1 बचेगा, तो 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल N माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m, ये बचेगा। ठीक है ना भाई, हेंस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, स्मॉल m की वैल्यू देखो क्या आ रही है? 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज b, विच इज b। ठीक, बात समझ में आ रही है? ऐसा है भाई साहब, ये कहानी है। ठीक, तो पूरा फर्स्ट यूनिट पूरी ताकत के साथ एक एक चीज माइन्यूट डिटेल के साथ मैंने यहाँ इस माइंड मैप में रखी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरी मेहनत का सब बच्चे फायदा उठाएंगे। सारे जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ कि भाई सब चीजों को सिलेक्शन डायरी में तरीके से नोट करो, जो भी बातें मैंने बताई हैं सबको सिलेक्शन डायरी में नोट करो, सब बातें नोट करने जैसी हैं, और PYQs थोड़े से और सॉल्व करके इसको बढ़िया लेवल पर ले आओ। एक और रिवीजन, इसके थ्रू रिवीजन आप इसी के थ्रू करेंगे। अब हैंड्स फोर्थ जब भी रिवीजन करेंगे इसी के थ्रू रिवीजन करेंगे, और ऐसे अपने ब्रेन को ऐसे फुला लेंगे, ऐसे बड़ा कर लेंगे, ताकतवर बना लेंगे, और हंसते खेलते सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना, हंसते खेलते सेलेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ जा रही है? ऐसा है, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आराम से सिलेक्शन हो सकता है अगर साइंटिफिक तरीके से काम किया जाए। और PW उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे लिए किया जा सके उतना बेस्ट है। तो ये एक बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है उन बच्चों के लिए जिनका बैकलॉग हो गया है, जिनको कुछ पीछे का समझ नहीं आया है, जो चाहते हैं कि एक शॉर्ट फॉर्म में पूरा चैप्टर मिल जाए। अब ये इतना बड़ा चैप्टर है, वैसे जब हम इसको एक्चुअल क्लास में पढ़ाते हैं तो बहुत दिन लगते हैं इसको कवर करने में, है ना जी, पर ये अभी कुछ 2 घंटे के आसपास, 1 घंटा 45 मिनट ही हुए हैं, अभी पौने 2 घंटे के आसपास में विद क्वेश्चन पूरा दे दिया है मैंने आपको, एक कैप्सूल की तरह, है ना। अब इस एक एपिसोड को जो भी बच्चा अच्छे से देखेगा और प्रॉपरली नोट करेगा उसका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही चैप्टर दर चैप्टर चलेंगे, ऐसे ही चैप्टर दर चैप्टर चलेंगे, हर हफ्ते में 2-2 एपिसोड आपको मिलेंगे, और ऐसे ही एक करके हर किला फतेह करते जाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद जीत हमारी पक्की है, कर हर मैदान फतेह, है ना, कर हर मैदान फतेह। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद। ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप सबकी जो मेहनत है वो रंग लाए, आप सब अपने अपने सपने साकार करें, अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने साकार करें, और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें। एक बात बिल्कुल पक्की है कि जो ईमानदारी के साथ मेहनत करेगा 100% वो खाली हाथ नहीं लौटेगा, उसके हाथ जो उसका जो सपना है वो लगेगा ही लगेगा, पर आपको उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय 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 बाय। मैं मनीष शर्मा आपको विदा देता हूं, बाय बाय कहता हूं, और दोबारा मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।